ऑन एन एवरेज किसी भी इंसान को डेंटिस्ट को कितनी बार विजिट करना चाहिए? On an average, I would say every 3 to 6 months. अगर कोई अपना रेगुलर चेकअप कराता है तो वो कौन कौन सी बड़ी प्रॉब्लम से बच सकता है? पहली, आप बहुत सीवियर पेन लेके आए हो तो आपके दांत में रूट कनाल ट्रीटमेंट होना ही है। बच्चों से लेकर के बूढ़े लोगों तक डेंटल प्रॉब्लम्स कॉमन है। आप क्या कहना चाहते हो हर एज ग्रुप ऑफ? बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो बोलते हैं कि दूध के दांत हैं, इवेंचुअली गिर जाने वाले हैं, तो इसको बचाने की कोई जरूरत नहीं है। बट आई वुड से बचाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। मैम, स्माइल डिजाइनिंग क्या होती है? और सुना है कि बहुत सारे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज ये ट्रीटमेंट लेते हैं अपने दांतों को और सुंदर बनाने के लिए। स्माइल डिजाइनिंग इज ऐसे कौन से मिसकंसेप्शंस है जो सच नहीं है बट उसको बस मान लेते कि नहीं नहीं हमको किसी ने ऐसा बोला था तो ये ही है? वो डेंटिस्ट की भी बात नहीं सुनते कई दफा। मोस्ट कॉमन वन इज ऊपर का दांत निकलवाएंगे तो आँख की रोशनी चली जाएगी। एंड देन देयर इज अ वेरी बिग मिथ कि चाय के ऊपर पानी नहीं पीना है। बिग बिग मिथ। डॉक्टर पारुल भट्टाचार्य, कैसे हो आप? I'm all good. How are you? I'm good too. Could you please introduce yourself and about your journey? I'm Dr. Parul Bharjatya and I am a practicing dental surgeon from the past 13 years. I practice at my own clinic and it's been a very good journey because I always wanted to be a dentist for all through my life. Like it has been a dream for me which has come true. And basically I chose this field because I wanted to relieve the patient's pain. They say good food is good mood, right? So when you are in pain, you're not able to eat. That is the biggest sorrow in your life at that point of time. आप खा लेते हो तो आपको लगता है कि हमारा ब्रेन बहुत अच्छा फंक्शन करेगा, जो कि होता भी है, राइट? सो when you relieve a patient's pain, that is the biggest and the most satisfying feeling I sleep with every day. So that's why I chose dentistry basically, and I really like my field and I'm very passionate about my field. On an average किसी भी इंसान को डेंटिस्ट को कितनी बार विजिट करना चाहिए? On an average, I would say every 3 to 6 months. That is because मान लो कि आपके दांत में कहीं कुछ सड़न लगी हुई है, कोई केरीज है, हमारे लैंग्वेज में हम उसे केरीज बोलते हैं, so that your dentist can detect it at the earliest possible. They say prevention is better than cure, right? So it's always better to prevent a thing. क्योंकि I would say कि जो natural होता है हमें उसको हमेशा सेव करना चाहिए। अगर थोड़ा सा भी कहीं दांत में सड़न है तो your dentist will see that, then and there वो आपको उसमें एक फिलिंग करके देंगे and your tooth is preserved. आपकी जो टूथ की वाइटैलिटी है, आपका टूथ प्रिजर्व हो जाता है एंड यू कैन फंक्शन विद दैट टूथ प्रॉपरली, राइट? सेम गोज विद द गम्स। अगर आप 3 to 6 months में अपने डेंटिस्ट को विजिट कर रहे हो एंड इफ देयर इज़ अ प्रॉब्लम लाइक देयर इज़ सम फूड लॉजमेंट और देयर आर सम डिपॉजिट्स ऑन योर टीथ, आप प्रॉपरली उसको क्लीन नहीं कर पा रहे हो, योर डेंटिस्ट विल डिटेक्ट दैट एंड डेफिनेटली दे विल find a cure for it. They'll ask you to do some cleaning, teeth cleaning, जिसे हम हमारी लैंग्वेज में स्केलिंग बोलते हैं, right? स्केलिंग करवा सकते हो, which is purely a very good option for everybody out there, right from the kids to the adults to everybody. This is the basic thing. Like 3 to 6 months is the basic time. Yes. सो बेसिकली डेंटल इश्यूज ऐसे इश्यूज होते हैं जो सिर्फ एक पर्टिकुलर एज के बाद नहीं आते हैं, मतलब बच्चों से लेकर के बूढ़े लोगों तक डेंटल प्रॉब्लम्स कॉमन है। तो आपका क्या ओपिनियन है? आप क्या कहना चाहते हो हर एज ग्रुप को, फॉर एग्जांपल किड्स, टीनेजर्स, एडल्ट्स एंड सीनियर सिटीजन्स? See, starting off with the kids, right? For the kids, I would say कि बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो बोलते हैं कि दूध के दांत हैं, इवेंचुअली गिर जाने वाले हैं, तो इसको बचाने की कोई ज़रूरत नहीं है। बट आई वुड से बचाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि अगर भगवान ने कोई चीज़ बनाई है और वो किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड पर गिरने वाली है तो हमें उसको उसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे गिरने देना चाहिए। हमें उसको पहले निकलवा के या उसको निगलेक्ट करके वी आर डिस्ट्रॉइंग द थिंग्स विच आर गोइंग टू कम फर्दर, राइट? लाइक अगर आपने देखा होगा कि बच्चों के दांतों में स्पेसिंग होती है, छोटे छोटे दांत होते हैं और उनके बीच में गैप्स होती हैं। वाई आर दे मेड? दे आर मेड टू अकोमोडेट द बिगर साइज ऑफ द परमानेंट टूथ। जो आपके बड़े दांत आने वाले हैं वो बड़े आने वाले हैं, तो हमारा जॉ वैसा बना होता है, हमारा दांतों का अरेंजमेंट वैसा होता है।
कमिंग टू द पॉइंट ऑफ सेविंग अ मिल्क टूथ, आई वुड से कि हर मिल्क टूथ की एक पर्टिकुलर एज होती है जिस पे वो गिरता है. अगर उससे पहले उसमें कीड़ा लग जाता है, द किड कंप्लेन्स ऑफ पेन, राइट, तो आपको उसको डेंटिस्ट को तुरंत दिखाकर यू नीड टू गेट अ रूट कनाल डन और अ फिलिंग डन और वट एवर योर डेंटिस्ट सजेस्ट. क्यों? क्योंकि अगर हमने उसको टाइम से पहले ही दांत को ख़त्म कर दिया तो जो उसके अंदर नीचे से जो दूसरा दांत आने वाला है वो या तो गाल की तरफ आएगा या टंग की तरफ आएगा. वाई? बिकॉज जो आपने जब उसका स्पेस खाली छोड़ा और नए दांत को आने में टाइम है, राइट, से 1 ईयर है, तो आसपास के दांत उस दांत की स्पेस को कवर कर लेंगे. बिकॉज टीथ हैव अ टेंडेंसी टू मूव टू द एम्प्टी स्पेस. आपने एक एम्प्टी स्पेस छोड़ दिया है तो उसके आगे वाला दांत, उसके पीछे वाला दांत और उसके ऊपर वाला दांत, दैट विल कवर अप द स्पेस. तो जो नीचे से नया दांत आ रहा है उसको निकलने का स्पेस नहीं है, वो अपना स्पेस कहीं और से बना के निकलेगा. सो दैट वेज आपका जो दांत एक सीधी लाइन में आना चाहिए था वो लाइन को तोड़ के कहीं और से निकल जाएगा. सो दैट इज़ द होल एंड सोल रीज़न आई वुड स्ट्रेस टू सेव अ मिल्क टूथ. देन फर्दर जैसे बच्चे बोलते हैं, पेशेंट्स का सबसे पहले पेशेंट्स आते हैं, माँ बाप आते हैं, बोलते हैं कि मैडम ये बहुत चॉकलेट खाता है. वो चॉकलेट खाता है बट हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? हम उसे कंट्रोल करें थोड़ा सा, क्योंकि इवेंचुअली आप पूरी तरह से बच्चे की चॉकलेट को बंद नहीं कर पाओगे. द किड गेट्स इरिटेटेड. आज मैं मेरे बेटे को अगर बोलती हूँ कि बेटा आपको चॉकलेट बिल्कुल भी नहीं खानी है और वो दूसरे बच्चों को चॉकलेट खाते हुए देख रहा है, तो उसको ऐसा लगेगा कि मम्मा मुझे बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रही है और वो उस चीज़ की तरफ ज़्यादा जाएगा, राइट. आप ऐसे अलाउ कर दो कि बेटा टुडे इज़ फ्राइडे और टुडे इज़ सैटरडे एंड दिस इज़ आवर चॉकलेट डे, यू कैन ईट अ चॉकलेट ऑन दिस डे और यू कैन ईट एन आइसक्रीम ऑन दिस डे. सो यू नीड टू मेक द किड अंडरस्टैंड, क्योंकि आजकल के जो बच्चे होते हैं ना, दे आर वेरी मच मेच्योर दैन वी यूज टू बी. आजकल के बच्चों को आप समझाओगे वो बातें समझते हैं. द थिंग इज़ आपको बहुत प्यार से समझाना है, उनका मूड देखकर समझाना है. इफ़ यू टेल देम कि बेटा चॉकलेट खाई है लेकिन चॉकलेट के बाद आपको ब्रश करना है, दे विल इमीडिएटली गो एंड ब्रश द टीथ. दिस इज़ व्हाट हैपन्स विथ माई सन. इफ़ आई टेल हिम कि आपने मीठा खाया है, आपने चॉकलेट खाई है, जस्ट गो एंड एक रिंस कर लो, एक कुल्ला कर लो मुँह से चॉकलेट को हटाने के लिए. बिकॉज इवेंचुअली इट्स नॉट द चॉकलेट दैट इज़ क्रिएटिंग द प्रॉब्लम, इट इज़ द चॉकलेट. जब आपके दांतों पे टिकी रहती है बहुत देर तक, देयर कम्स द बैक्टीरिया एंड वो आपके दांतों में सड़न पैदा करता है. बिकॉज यू गेव योर चॉकलेट टू द किड, उसके बाद आप चले गए, आपने ध्यान नहीं दिया कि बच्चे ने कुल्ला किया है या नहीं. 1-1.5 घंटे 2 घंटे वो चॉकलेट उसके मुंह पे दांतों पे टिकी हुई है, राइट. तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है. अब कुछ इसमें ऐसे भी आते हैं, हमारा बच्चा चॉकलेट नहीं खाता, हम इसको बिल्कुल चॉकलेट नहीं देते हैं, फास्ट फूड्स नहीं देते हैं, लेकिन स्टिल सडन हो रही है. तो इट डज़ नॉट अप्लाई टू चॉकलेट ओनली, इट अप्लाइज टू एवरीथिंग यू ईट. एक बार आपको रिंस करना ज़रूरी है, राइट. सो दिस इज़ द किड्स पार्ट आई एम टेलिंग अबाउट. नाउ कम टू टीनेजर्स और मे बी से जेंजी. तो आप जो जेंजी पीपल हैं, जो टीनेजर्स हैं आजकल, बहुत ज़्यादा फास्ट फूड्स और एरेटेड ड्रिंक्स हैं. पिज़्ज़ा ऑर्डर किया है, साथ में कोक ऑर्डर कर देते हैं या फैंटा ऑर्डर कर देते हैं, या वॉट एवर द ड्रिंक्स आर, राइट. तो द बेसिक कॉन्सेप्ट इज़ ऑलवेज द सेम कि एक तो फूड लॉजमेंट, जो फूड आपके दांतों पे टिका होता है. दूसरा, आपने पिज़्ज़ा खा रहे हो, आप साथ में कोक ले रहे हो, यू नॉट हैविंग अ सिप ऑफ वाटर, कुछ भी नहीं कर रहे हो, तो वो जो सारी शुगर है दैट इज़ डिस्ट्रॉइंग द टीथ. ठीक है. कोक की बॉटल के लिए ओपनर नहीं मिल रहा है, चलो दांत से ही खोल देते हैं. दांत सामने का टूट गया है, मैम ये तो मेरा दांत वीक हो रहे हैं, ये टूट गए हैं. आपने उसको एक्स्ट्रा प्रेशर दिया है, वो उस प्रेशर के लिए बना नहीं था जो आपने उस पर डाला है, राइट. रिपेयर हो जाएगा, बट जो एक जनरलाइज्ड जो हार्म हो रहा है इन चीज़ों से, वो कैसे रिपेयर होगा? आई कैन मेक योर टीथ, आई कैन रिप्लेस योर टूथ, आई कैन नॉट रिप्लेस योर गम्स, आई कैन नॉट रिप्लेस द बोन दैट इज़ लॉस्ट. मैं आपको बता सकती हूँ कि यू हैव टू ब्रश 2 times a day, बट दैट यू हैव टू डू. रात में ओवरनाइट पार्टीज़ कर रहे हैं, ब्रशिंग का होश है नहीं, कोक पी, पेप्सी पी, वॉटेवर, कुछ मीठा खाया, कुछ भी किया और वैसे ही सो गए. तो वो एक हार्बर, एक बहुत अच्छा स्टेशन बनाता है बैक्टीरिया को आने के लिए और अपना एक्शन दिखाने के लिए. सो यू हैव टू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ. आप
मेरे पास आए, मैंने आज क्लीनिंग करी है, राइट, आप दूसरे दिन सुबह उठोगे वापस वो लेयर वहाँ पर जमी हुई होगी, एंड यू हैव टू टेक केयर एंड क्लीन योर टीथ. आई कैन नॉट कम एवरी डे टू योर हाउस टू क्लीन द टीथ. प्लस आप अपने डेंटिस्ट के पास जाओ, उनसे पूछो कि हमें क्या क्या प्रिकॉशंस रखने हैं. ईच एंड एवरी डेंटिस्ट विल टेल यू कि क्या प्रिकॉशंस रखने हैं रिगार्डिंग द डेंटल केरीज, जो भी गम डिजीजेज होते हैं उन सबको रिलेटेड. देन कमिंग टू द जनरेशन लाइक माई जनरेशन बियॉन्ड 30, आई वुड से कि आपको अपनी गम हेल्थ पे भी बहुत ध्यान देना है, बिकॉज आफ्टर दिस एज देर आर अ लॉट ऑफ सिस्टमिक डिजीजेज लाइक डायबिटीज़ हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो जिनके सिम्टम्स आपको दांतों में दिखते हैं. बट सी, टीथ इज़ द मोस्ट निगलेक्टेड पार्ट. जब तक किसी को दांत दर्द की वजह से रात में नींद नहीं ख़राब नहीं होती ना, जब तक इंसान डेंटिस्ट के पास नहीं आएगा. राइट, होता है. क्योंकि मैम आज रात में मैं सो नहीं पाया हूँ, अब तो आप इसका कुछ कर दो. आई वुड से कि थोड़ा सा पहले आ जाओ. ऐसा तो है नहीं कि ओवरनाइट आपका दांत ख़राब हो गया है. डेंटल केरीज लगने से दांत में दर्द होने तक देयर इज़ अ गुड गैप ऑफ 5 to 8 years. जब आपका फूड लॉजमेंट वहाँ पर स्टार्ट होगा, खाना फंस रहा है, ठंडा गर्म लगना स्टार्ट होगा, उसके बाद कहीं जाकर पेन स्टार्ट होगा. बिकॉज टूथ इज़ अ वेरी हार्ड स्ट्रक्चर. बैक्टीरिया को उस हार्ड स्ट्रक्चर को पेनिट्रेट करके आपके दांत के नस तक पहुंचने में इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, है ना. तो उस बीच में अगर आप डेंटिस्ट के पास आ जाते हो तो आपका डेंटिस्ट डेफिनेटली आपको उसका कुछ ना कुछ क्योर बता देगा. सिर्फ फिलिंग से ठीक हो सकता है, सिर्फ क्लीनिंग करनी है, मसूड़े से ब्लीडिंग हो रही है, क्लीनिंग करनी है, दैट कैन बी डन. देर आर अ लॉट ऑफ प्रिवेंटिव मेजर्स विच कैन बी डन इफ़ यू कम एट द राइट टाइम. बेसिकली आप बहुत सीवियर पेन लेके आए हो तो आपके दांत में रूट कनाल ट्रीटमेंट होना ही है. राइट, आई कैन नॉट अवॉइड दैट. आई एम हेयर टू रिलीव योर पेन, सो आई हैव टू डू दैट. एंड देन आप बोलोगे कि भाई डेंटिस्ट के पास गए तो डेंटिस्ट के पास तो पेन होना है. आप पेन लेकर आ रहे हो, पिछले 1 महीने से आपको पेन हो रहा है, एंड देन सडनली ऐसा होता है कि मैम पेन गायब चाहिए. इट टेक्स टाइम. तो आई वुड से कि थोड़ा सा विजिलेंट हो जाओ अपने आप को लेकर, पहले थोड़ा सा दिखा लो तो बहुत अच्छा हो जाएगा. नेक्स्ट इज़ द ब्रशिंग टेक्निक. आई वुड से कि अगर प्रॉपरली हर एज ग्रुप प्रॉपरली ब्रश करेगा. आई जस्ट फॉरगॉट दिस पॉइंट इन द किड्स थिंग. किड्स में क्या है कि किड्स आर लाइक आप जो करोगे आपका बच्चा वो सीखता है, राइट. इफ़ आई एम डूइंग एन एक्सरसाइज, से आई एम डूइंग योगा, आई एम डूइंग वर्कआउट एट होम. तो लॉकडाउन में ऐसा होता था कि आई यूज़ टू वर्क आउट फ्रॉम होम एंड माई किड वॉज बैक देन ही वॉज लाइक 2.5 3 year old एंड ही यूज़ टू वर्क आउट विथ मी. आई हैव अ वीडियो जहाँ पर वो मेरे जैसे जैसे सारे मोमेंट्स कर रहा है. दैट मीन्स उस एज से बच्चा सीखना स्टार्ट कर देता है. इनफैक्ट उसके बहुत पहले से. लाइक आई हैव अ 7-year-old किड, देयर इज़ 1.5-year-old एट माई होम ऑल्सो, माई को सिस्टर्स सन. ही लाइक्स टू गेट हिज टीथ ब्रश्ड. उसकी मम्मा कराती है, वो अच्छे से करवाता है. तो अगर आप कोई चीज़ पहले से बच्चे की हैबिट डाल दोगे तो आपका बच्चा उसको फॉलो करेगा, डेफिनेटली करेगा. अगर बच्चा नहीं कर रहा है, आप बच्चे के साथ ब्रश लेकर खड़े हो जाओ, आप उसको कर कर दिखाओ कि बेटा देखो ऐसे अपन ब्रश कर रहे हैं, आई एम डूइंग इट विथ यू. द किड विल डेफिनेटली डू. रोज़ सुबह और रात में आप आपका बच्चा, उसके पापा सब एक साथ ब्रश करो तो बच्चा डेफिनेटली करेगा. That is the point I just forgot in the kids part. Then for elderly, I would say कि yes, replacements बहुत अच्छा है. अगर कोई दांत ख़राब हो गया है, कोई दांत हिल रहा है, तो आप उसको निकलवा के you can get it replaced. You can get it replaced with the implants, with जहाँ यहाँ टिट्स एंड बिट्स फिलिंग करनी है वो करवा सकते हो, रूट कनाल्स करवा सकते हो. सारे ही बहुत अच्छे ऑप्शंस हैं. बट ऑन द टॉप ऑफ दैट, ऑन टॉप ऑफ एवरीथिंग, आई वुड से ब्रशिंग बहुत मैटर करता है. योर रेगुलर क्लीनिंग विल लीड टू गुड ओरल हेल्थ बेसिकली, बिकॉज इट्स नॉट अ वन टाइम थिंग. इट नीड्स टू बी डन एवरी डे. एंड फॉर सीनियर सिटीजन्स, सीनियर सिटीजन्स का वही मैं बोल रही हूँ कि सीनियर सिटीजन्स के लिए भी आजकल वी हैव वेरी गुड ऑप्शंस ऑफ रिप्लेसमेंट्स. बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं कि मैम 32 ही लगा रहे हैं पर बाहर निकल जाती है, या
इस डर से कि बाहर निकल जाएगी, बत्तीसी लगाना ही नहीं है क्योंकि सेट नहीं होती है। तो उन सिटीजन्स के लिए वी हैव वेरी गुड ऑप्शंस ऑफ फिक्स्ड बत्तीसी आजकल होती है, इम्प्लांट सपोर्टेड बत्तीसी जो फिक्स हो जाती है माउथ में। यू डोंट नीड टू रिमूव इट एवरी नाउ एंड देन अगेन मुंह में लगाना है। आप किसी सोशल गैदरिंग में गए हो तो आपको नहीं निकालना है आपके दांत। दोज आर द फिक्स्ड ऑप्शंस वी हैव, वेरी गुड। एंड प्लस ब्रशिंग टेक्निक, डेफिनेटली ब्रश करो अच्छे से, दांतों को सिखाओ उनको ब्रशिंग कैसे करना है। उनको आप डेंटिस्ट के पास जाके सीख लो कि कैसे ब्रश करना है, एंड यू विल बी सॉर्टेड। और जो भी आपके सिस्टेमिक डिजीज़ हैं लाइक से डायबिटीज़, अगर डायबिटीज़ को लूँ तो डायबिटीज़ में बहुत दांत थोड़े से कमज़ोर हो जाते हैं। इट्स नॉट ओनली दांत, पूरी बॉडी की हीलिंग थोड़ी स्लो हो जाती है, ठीक है। तो उस चीज़ में आपको थोड़ा सा और ज़्यादा ध्यान रखना है। कभी आपके दांतों के बीच में गैप्स हो रहे हैं तो सिर्फ ब्रशिंग से भी नहीं होता है वो, यू कैन डू फ्लॉसिंग। फ्लॉसिंग एक थ्रेड जैसी चीज़ होती है जो आपके दांतों के बीच से जाके बीच का कचरा निकाल देती है। बिकॉज यू सी दांतों के बीच का जो एरिया होता है ना, दैट इज़ द एरिया विच इज़ मोस्ट प्रोन फॉर फूड लॉजमेंट, राइट, है ना। ऊपर से आपने साफ कर लिया पर बीच में वो घुस जाता है। देन देर आर अ लॉट ऑफ अडल्ट्स जिनको उंगली से ब्रश करने की आदत होती है। तो उंगली से आपने बेसिकली अगर ब्रश कर रहे हो, सी आई हैव अ डेंटल मॉडल, अब मैं इसमें अगर उंगली से ब्रश कर रही हूँ, आई एम नॉट एट ऑल रिमूविंग द डेब्रिस विच इज़ गोइंग इन बिटवीन द टीथ। बीच का गैप, बीच के गैप में तो कुछ नहीं हो रहा है, बल्कि मैं उसको और अंदर पुश कर रही हूँ, हाँ, राइट। अच्छे से सेट कर रही हूँ कि वहाँ पर सेट हो जाओ और डिजीज़ कॉज कर दो, राइट। तो दिस इज़ द होल एंड सोल कॉन्सेप्ट ऑफ अ ब्रश एंड द ब्रिसल्स इन द ब्रश, जो कि बहुत सारे बड़े लोग नहीं समझते हैं, क्योंकि उनके टाइम पे दातून करते थे और उंगली से ब्रश करते थे, पाउडर से ब्रश करते थे। डेंटल पाउडर्स आते थे पहले, बहुत सारी कंपनीज लॉन्च करती थी कि ये पाउडर है, आप इसको ले लो मंजन को और मंजन कर लो दांत में, right. तो आई एम स्ट्रिक्टली अगेंस्ट पाउडर्स, बिकॉज पाउडर्स में जो दाने होते हैं आपके दांत की गंदगी को साफ़ करने के लिए, वो गंदगी के साथ साथ दांत की ऊपर की परत को भी घिस देते हैं, ठीक है। इनामल, एग्जैक्टली, यू डन अ लॉट ऑफ स्टडीज इन दैट। तो इनामल को घिस दिया। अब ओवर द पीरियड ऑफ टाइम पेशेंट आपके पास आएगा और बोलेगा मैम ब्रश तो मैं बढ़िया कर रहा हूँ, पता नहीं दांत पीले क्यों हो रहे हैं, राइट। ऐसे बहुत सारे केसेस आते हैं कि मैम अब पहले बढ़िया दांत थे मेरे जब मैं आपकी उम्र का था, अब मेरे दांत इवेंचुअली पीले हो गए हैं। इट्स नॉट पीले हो गए हैं, वो पीली परत ऑलरेडी आपके दांत में थी विच इज़ नोन एज डेंटिन, राइट। वो इनामल के नीचे थी। अब ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपने ब्रश कर करके जो आपका इनामल था 1.5 to 2 मिलीमीटर्स 3 मिलीमीटर्स का इनामल था, वो आपने घिस दिया, क्योंकि आपका जो पाउडर था वो इतना हार्ड था कि उसने इनामल को भी घिस दिया, राइट। अब पेशेंट आया है हमारे पास एंड ही सेइंग कि दांत पीले हो गए हैं और सेंसिटिव हो गए हैं। तो दैट्स द इनामल पार्ट विच इज़ गेटिंग रिड्यूस्ड बिकॉज ऑफ दिस अब्रेसिव, जो आपने इतना पेस्ट पाउडर यूज़ किया है उसकी वजह से, आपने बहुत हार्डली ब्रश किया है कि ये पीले दांत सफ़ेद हो जाएं उसकी वजह से, और अब आप आए हो कि भाई अब हम क्या करें, right. तो उसके पहले आ जाना चाहिए था कि करेक्ट ब्रश पेस्ट सब कुछ हमें पता होना चाहिए। एंड अगेन कमिंग टू द रोल ऑफ टूथपेस्ट, आई वुड से कि टूथपेस्ट इज़ लाइक, आप समझ लो कि आप किसी भी सोप से नहा लो, हार्डली मैटर्स, राइट। थोड़ा सा ये होगा कि कोई सोप मॉइस्चराइजिंग होगा, कोई सोप थोड़ा सा आपके स्किन के हिसाब से ड्राइंग होगा, बस इतना फ़र्क आएगा। द बेसिक कॉन्सेप्ट इज़ क्लेंजिंग, है ना। तो टूथपेस्ट का भी बेसिक कॉन्सेप्ट इज़ क्लेंजिंग, राइट, कि आपको क्लीन करना है ना। हेयर कम्स योर टेक्निक, कि आपको उसको प्रॉपर टेक्निक से क्लीन करना है, सो दैट एवरी एरिया इज़ कवर्ड एंड यू डोंट हैव टू ब्रश फॉर टू लॉन्ग। अब ऐसा नहीं होता कि एक इंसान 2 मिनट ब्रश कर रहा है और एक 10 मिनट ब्रश कर रहा है, 10 मिनट वाले के दांत ज़्यादा साफ़ होंगे। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। इट्स जस्ट दैट कि हर दांत का सरफेस कवर होना चाहिए। तो इट्स अ लॉन्ग टॉपिक, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आई विल इवेंचुअली कम टू दैट पार्ट ऑल्सो, हाउ शुड द ब्रशिंग टेक्निक बी एंड हाउ शुड एवरीथिंग बी। पहले के जो हमने डिस्कशन किया इनामल वाला जो घिस जाता है, जस्ट फॉर द व्यूअर्स, इनामल एक परत होती है, एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है दांतों के ऊपर, जो बेसिकली बचाती है बाहर के प्रॉब्लमेटिक चीज़ों से दांतों को। या इट बेसिकली गिव्स द वाइटनेस टू योर टीथ। इट्स लाइक यू से डेंटिन में कैल्शियम कंटेंट बहुत कम होता है, इनामल इज़ ऑलमोस्ट 95 to 99% कैल्शियम। सो उसमें जो कैल्शियम कंटेंट होता है बेसिकली वो प्रोटेक्ट कर रहा है आपको, एंड यू हैव टू सेव द इनामल एट एनी कॉस्ट।
होगा, अगर डेंटल केरीज हो गई तो इनामल डिसरप्शन हुआ तब ठीक है, बट हमें सेव करना है उसको। अगर कोई अपना रेगुलर चेकअप कराता है तो वो कौन कौन सी बड़ी प्रॉब्लम से बच सकता है पहली, सिर्फ चेकअप के थ्रू? बड़ी प्रॉब्लम से रूट कनाल से बच सकता है, क्योंकि आपने कराया, आपको पता है कि भाई यहाँ पर सड़न लग रही है, कि डेंटिस्ट ने आपको बताया कि आपके दीज मेनी टीथ आर गेटिंग डिकेड और दिस पर्टिकुलर टूथ इज़ गेटिंग डिकेड, एंड इमीडिएटली आपने वहाँ पर एक फिलिंग कराया, क्लीन करवा के, एंड यूर डन, यू सॉर्टेड, राइट। द सेकेंड थिंग इज़ आई वुड से गम डिजीज़। कहीं पर क्योंकि हम तब तक नहीं जाते हैं जब तक हमें कोई बहुत सीवियर प्रॉब्लम नहीं होती, एज आई सेड, क्योंकि थोड़े दिन से मुंह से स्मेल आ रही है या मसूड़ों से खून आ रहा है, तो हम उसको थोड़ा सोचते हैं कि यार पेस्ट चेंज कर लेते हैं, हो जाएगा ठीक, और वो कभी कभी हो भी जाता है। पेस्ट चेंज कर लिया, पेस्ट में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसने आपको आपके गम को फॉर द टाइम बीइंग उसकी स्वेलिंग को थोड़ा कम कर दिया, ठीक है। वो बोलते हैं ना लौंग वाला टूथपेस्ट में नमक, ऑल दीज थिंग्स। तो उससे आपका फॉर द टाइम बीइंग ठीक भी हो गया, तो आपको लगा कि हमें क्या जाने की ज़रूरत है। अब यहाँ पर समझने की बात ये है कि अगर ब्लीडिंग फ्रॉम द गम हुई है, दैट इज़ द फर्स्ट साइन दैट देयर इज़ समथिंग रॉन्ग विथ योर गम्स, राइट। टूथ को सेव करना है, डेफिनेटली करना है, बट आजकल टूथ को जो मुंह में होल्ड करके रखते हैं ना, वो स्ट्रक्चर्स को सेव करना ज़्यादा ज़रूरी है, लाइक योर गम एंड द बोन बिटवीन द टीथ, राइट। क्योंकि वो चीज़ें सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट होती हैं। गम में स्वेलिंग आई तो क्यों आई? हो सकता है कि वहाँ पर गंदगी हो इसलिए आई, या किसी चीज़ से आपको कुछ इरिटेंट है जिसकी वजह से आई, तो यू नीड टू सीक द डेंटिस्ट, यू जस्ट नीड टू आस्क देम कि ये क्यों हो रहा है। इफ़ फाउल स्मेल आ रही है आपके माउथ से, तो ऐसा नहीं है कि आपने उसको माउथ वॉश करके या कुछ भी मेजर्स करके कवर कर लिया, च्युइंगम खा लेता हूँ ठीक हो जाएगी, माउथ वॉश कर लेता हूँ, स्प्रे भी आते हैं, माउथ फ्रेशनर स्प्रे आते हैं, उससे ठीक कर लेता हूँ। नहीं, अगर स्मेल आ रही है तो देयर हैज़ टू बी अ रीज़न कि क्यों आ रही है, राइट। तो बहुत सारे 99% ऑफ द टाइम्स द स्मेल इज़ बिकॉज ऑफ द डिपॉजिट्स ऑन योर टीथ। इफ़ दीज डिपॉजिट्स, दे डिपॉजिट एवरी डे, राइट। if these deposits are not being cleaned for straight 4 to 5 days हर जगह से, तो वहाँ पर कैल्शियम डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाता है। नाउ व्हेन कैल्शियम गेट्स, कैल्शियम आया कहाँ से? बेसिकली सलाइवा से। आपके सलाइवा में बहुत कैल्शियम होता है ना, उससे आ जाता है। तो अब उससे कैल्शियम डिपॉजिट हो गया, तो अभी जो कैल्शियम लेयर बनी ना, ये बहुत रफ़ होती है, हमारी लैंग्वेज में हम उसको कैलकुलस बोलते हैं। तो ये बहुत रफ़ होती है, इसके ऊपर लेयर बाय लेयर और डिपॉजिट्स होते चले जाते हैं। ये एक बार डिपॉजिट होके हार्ड हो गया, आप दुनिया का कोई भी टूथपेस्ट या ब्रश कर लो यूज़, उससे ठीक नहीं होने वाला है। यू नीड टू गेट इट क्लीन बाय एन अल्ट्रासोनिक क्लीनर विथ योर डेंटिस्ट, एंड देन आपकी 95% ऑफ द प्रॉब्लम्स वहीं सॉल्व हो जाती है। अगर आपके दांत से वो गंदगी हट गई, और आपके गम से वो बैक्टीरियल लोड हट गया, जहाँ पर वो गम में इतनी स्वेलिंग आ रही थी, इवेंचुअली आप देखोगे कि 3-4 दिन में यू आर टोटली फाइन, आपकी स्मेल भी चली गई, आपके गम से ब्लीडिंग भी बंद हो गई। दिस इज़ व्हाट हैपन्स। पर कुछ लोग बोलते हैं कि उनके दांत हिलने लग जाते हैं क्लीनिंग के बाद। हाँ, ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं मेरे पास, मैम दांत हिलाओगे तो नहीं ना आप क्लीनिंग करके? तो दांत हिलते क्यों हैं? क्यों बताऊँ? क्योंकि दांत में, मुँह में क्या होल्ड करके रख रहा है दांत को? उसके बीच की हड्डी, और हड्डी के ऊपर, हड्डी तो आपको दिखती नहीं है, हड्डी के ऊपर रहता है मसूड़ा, है ना, गम्स। गम में स्वेलिंग आई, गम की स्वेलिंग को आपने लाइटली ले लिया, हाँ ठीक है, कभी खून आता है कभी नहीं आता है, चल रहा है, दर्द नहीं है, चला लेते हैं। उसके ऊपर जो परतें जमने लग गई दांत के ऊपर, उसने और बैक्टीरिया को हार्बर कर लिया, उसने दांत को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, लेकिन उसने गम्स में स्वेलिंग कराई। गम्स की स्वेलिंग के जो सिग्नल्स होते हैं वो उसके अंडरलाइंग बोन में जाते हैं, हड्डी में सिग्नल्स गए, सारी चीज़ें हुई, बहुत टाइम तक सूजन बनी रही, हड्डी गलना स्टार्ट हो जाती है, है ना। दांतों की हड्डी नीचे गई, हाँ, और दांत के बीच में क्या भरा है? कैलकुलस डिपॉजिट्स, विच इज़ हार्ड, राइट। तो पेशेंट को लगता है दांत तो हमारे मजबूत हैं, चलो डेंटिस्ट के पास जाके क्लीनिंग करा लेते हैं, बट हमारे दांत तो मजबूत हैं। अब वो दांतों के बीच में पूरे में कैलकुलस भरा हुआ है, आपके डेंटिस्ट ने उस कैलकुलस को हटाया, एंड सडनली यू फील कि हमारे दांत लूज़ हो गए हैं, सेंसिटिव हो गए, सेंसिटिव हो गए हैं, लूज़ हो गए हैं। सेंसिटिविटी कम्स इनटू प्ले व्हेन आपके दांतों के ऊपर वाले हिस्से में जो आपको दिखता है सिर्फ उसमें ही इनामल होता है,
हाँ. The root inside your gum, the root inside the bone and gums does not contain enamel, right? It contains cementum, which is a very big term as of now. I won't use that. So ये जो cementum होता है ना, this cementum is very sensitive because it does not have that high percentage of calcium as your enamel had, right? तो अब जब आपने आपकी हड्डी नीचे गई, आपके गम्स दांत से नीचे चले गए, दैट सीमेंटम, द रूट इज एक्सपोज टू द ओरल कैविटी, टू द हॉट एंड कोल्ड फूड्स यू आर टेकिंग, टू एवरीथिंग यू आर ईटिंग, राइट? अब उसके ऊपर पहले तो कैलकुलस जमा हुआ था, तो हमें अच्छा लग रहा था कि सब बढ़िया चल रहा है. अब वो कैलकुलस तो डेंटिस्ट हटाएगा, क्योंकि वही आपको गम डिजीज़ कॉज कर रहा है, वही आपको पायरिया कॉज कर रहा है. इन जनरल लैंग्वेज दिस इज़ नोन एज पायरिया. तो अब हमने वो जब कैलकुलस हटाया तो वो जो रूट है वो ओरल कैविटी में एक्सपोज हो गई. अब उसमें क्या है कि रूट से बहुत नीचे गम चला गया था, बहुत ज़्यादा दांत के नीचे गम चला गया था, कैलकुलस की वजह से मुंह में टिका हुआ था. हमने कैलकुलस हटाया, आपको लगा कि आपका दांत हिल गया है, राइट. तो पेशेंट को ऐसा लगता है कि डेंटिस्ट ने दांत घिस दिए हैं, विच वॉज एक्चुअली नॉट दांत, विच वॉज एक्चुअली गंदगी थी जो हार्ड हो गई थी. वो दिखती वाइट कलर की है तो आपको लगता है दांत है, बट वो दांत नहीं था, वो गंदगी थी. वी हैव सेपरेट डिवाइसेस फॉर क्लीनिंग द टीथ एंड वी हैव अ सेपरेट डिवाइस टू कट डाउन योर टीथ, राइट? तो वो सेपरेट डिवाइसेस बनाए क्यों अगर यही करना होता? तो हम शायद कटिंग भी उसी से कर रहे होते, रूट कनाल भी उसी ड्रिल से कर रहे होते और क्लीनिंग भी उसी ड्रिल से कर रहे होते अगर वो दांत घिसता तो, राइट? तो दिस इज़ द बेसिक कॉन्सेप्ट. वहाँ से गंदगी हटती है, मसूड़ा ऑलरेडी सूजा हुआ है, सेपरेटेड है दांत से, तो लगता है कि दांत हिल गए हैं. जब आप 4-5 दिन बाद देखोगे मसूड़ा अपनी सूजन वाली स्टेट से बैक टू नॉर्मल स्टेट आएगा और वो दांत पे पकड़ बना लेगा, और फिर आपको लगेगा कि हाँ नाउ माई टीथ आर फाइन बट द सेंसिटिविटी इज़ देयर. क्यों? क्योंकि रूट एक्सपोज हो गई है मुंह में, राइट. है ना? तो इसलिए इस डर से हमें ऐसा नहीं करना चाहिए कि क्लीनिंग कराना ही नहीं है. क्लीनिंग डेफिनेटली कराना है, हर चीज़ का एक सोल्यूशन होता है. अगर गम्स में बहुत ज़्यादा स्वेलिंग है, वी कैन डू अ फ्लैप सर्जरी फॉर दैट. आपके अंदर से गम्स के पूरे अंदर से क्लीनिंग कर सकते हैं, क्योंकि एक बार हड्डी चली गई ना और मसूड़ा नीचे आ गया, वापस नहीं जाता है दांत पे. देयर आर एन नंबर ऑफ थिंग्स विच आई कैन रिप्लेस योर टूथ, बट देयर इज़ नथिंग विच आई कैन रिप्लेस द थिंग्स विच बोन कैन बी रिप्लेस्ड और द गम कैन बी रिप्लेस्ड, राइट? तो दांत के आसपास विच इज़ नोन एज पेरियोडोंशियम, इसका हमें ज़्यादा ख्याल रखना है, दांत के आसपास के स्ट्रक्चर्स का, विच इज़ द मोस्ट प्रेवलेंट थिंग जो हो रही है, जिसमें लोग ध्यान नहीं रखते हैं. समटाइम्स 22 year old बॉय कम्स टू मी, मैम आज डेट पे जाना है, दांत क्लीन कर दो. अब करवा रहे हैं दांत, मैम थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा, आप एक काम करो सामने सामने के कर दो बस, बिकॉज दैट इज़ विजिबल. अब इसमें एक पॉइंट ये है कि आपको पता है कि सबसे ज़्यादा कहाँ पर जमता है, आपकी टंग के जस्ट सामने वाले दांतों में, विच इज़ दिस एरिया. लाइक सी, हेयर इज़ योर टंग एंड हेयर इज़, यहाँ पर सबसे ज़्यादा कैल्शियम डिपॉजिट होता है. वाई? बिकॉज 60% ऑफ योर सलाइवा इज़ रिलीज्ड ओवर हेयर. यहाँ पर एक टंग के नीचे एक ग्लैंड होता है जो सलाइवा को मुंह में बनाता है, ठीक है? तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा डिपॉजिट्स होती हैं. सो दैट इज़ वाई यहाँ पर सबसे ज़्यादा गंदगी जमा होती है. हम ब्रश भी करते हैं, करा करा करा, सब बढ़िया दिख रहा है, चलो लेट्स गो. वो नहीं होना चाहिए. हमें हर सरफेस को कवर करना है. डेफिनेटली ब्यूटिफिकेशन के लिए रखता है कि हाँ अच्छा दिखना चाहिए, बट हेल्थ का क्या, ओरल हेल्थ का क्या, विच इज़ वेरी निगलेक्टेड दीज डेज. आपने निगलेक्ट ही नहीं किया. यू सी योर फेस इज़ लुकिंग गुड, बट व्हाट अबाउट द टीथ? द फेस इज़ ग्लोइंग, एवरीथिंग इज़ गुड. ऐसी भी मेरे पास बहुत पेशेंट्स आते हैं, द फेस इज़ ग्लोइंग लाइक अ बल्ब, और मैं जब दांत में देखती हूँ देयर आर हीप्स ऑफ कैलकुलस. मुंह से स्मेल आ रही होती बट द फेस इज़ ग्लोइंग. तो द थिंग इज़ कि आप जितना अपने आप का, आपकी स्किन का ख्याल रख रहे हो, आपकी सब चीज़ों का ख्याल रख रहे हो, टीथ आर इक्वली इम्पॉर्टेंट, क्योंकि वही है जो चीज़ आपको आपका खाना डाइजेस्ट करने में हर चीज़ में हेल्प कर रहा है. आप कितना भी आर्टिफिशियल लगवा लो, आर्टिफिशियल इज़ ऑलवेज आर्टिफिशियल, आई वुड से. हम कितना भी नेचुरल को सिमुलेट कर लें कि हाँ हमें बिल्कुल नेचुरल दिखने जैसा बनाना है, नेचुरल फंक्शन देना है टीथ को, हम कितना भी कर लें, देयर इज़ ऑलवेज अ 10% चांस कि वो आपके नेचुरल जैसा नहीं रहेगा. बिकॉज नेचुरल की जो च्यूइंग कैपेसिटी होती है वो अलग ही होती है, बिकॉज इट इज़ फिक्स्ड, इट्स इनसाइड द गम्स, इनसाइड द बोन, एवरीथिंग इज़ फिक्स्ड. उसका जो प्रेशर झेलने का, आपके चबाने के प्रेशर झेलने की जो कैपेसिटी होती है, दैट इज़ अनमैच्ड. सो आई वुड से कि ऑलवेज प्रिवेंशन इज़ बेटर दैन क्योर. वो हमेशा प्रिवेंटिव डेंटिस्ट्री में ज़्यादा जाना चाहिए रैदर दैन क्योरेटिव.
फिर ये भी होता है एक पॉइंट कि डेंटल ट्रीटमेंट बहुत महंगा है ना? बहुत लोगों के ये तो क्यों महंगा है? क्योंकि आप एंड मोमेंट पे आए, आप उस टाइम पर आए जब आपका दांत रूट कनाल तक पहुंच चुका था. अब व्हेन आई एम डूइंग अ रूट कनाल, आई एम गिविंग अ कैप ऑन दैट टूथ, दैट इज गोइंग टू बी एक्सपेंसिव, राइट? आई एम गोइंग टू चार्ज यू फॉर दैट. बट द थिंग इज़ कि आप थोड़ा सा पहले आ जाते जब दांत में खाना फंस रहा था, या थोड़ा सा पहले आ जाते जब गम से थोड़ी बहुत ब्लीडिंग हो रही थी, तो वो आपको उतना महंगा नहीं लगता. दिस इज़ अ वेरी बिग मिसकंसेप्शन विच पीपल हैव कि डेंटल ट्रीटमेंट बहुत महंगा है. क्योंकि कुछ लोग बोलते हैं कि ये बहुत ज़्यादा महंगा है, तो वो होम रेमेडीज़ के लिए जाते हैं, जैसे नमक से क्लीन करना, लेमन से क्लीन करना, या फिटकरी से क्लीन करना, ताकि इससे ठीक हो जाए, खर्चा नहीं करना पड़े. और दूसरी चीज़ ऐसे रहती है कि डर भी लगता है कि ओ डेंटिस्ट के पास जाएंगे, पता नहीं मुंह खोल के अंदर क्या ड्रिल करेंगे एंड स्टफ लाइक दैट. तो उसके ऊपर आप क्या कहना चाहते हैं? सो फर्स्ट फॉर द होम रेमेडीज, देर इज़ नो सच होम रेमेडी विच कैन क्योर योर टीथ. ओके, नमक से आप घिसोगे, नमक के दाने देखें आपने कितने बड़े बड़े होते हैं. आज रिलीफ मिलेगा, सरसों के तेल में नमक लगा लो, गम्स थोड़ी सी स्वेलिंग ठीक हो जाएगी. ये सब चीज़ें टेम्प्रेरी होती हैं फॉर द टाइम बीइंग. अल्टीमेटली जब आप लॉन्ग रन में देखोगे ना, इट इज़ समहाउ गोइंग टू हार्म योर टीथ. क्योंकि नमक के दाने इतने मोटे होते हैं, वो आपने घिस लिया दांत के ऊपर, वो धीरे धीरे आपके एनामल को घिस रहा है, जो आपको आज पता नहीं चलेगा, आज से 4 साल 5 साल बाद पता चलेगा कि मेरे दांत ऐसे क्यों हो गए. तो वो कोई नहीं देखता है कि बस उस टाइम उन्होंने बताया था कि इससे ये कर लो तो हमारा ठीक हो गया ये. तो ये चीज़ कभी भी नहीं करनी है, ठीक है. सेकेंड थिंग, व्हाट डिड यू आस्क मी? आई जस्ट फॉरगॉट. मतलब बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, उसके अलावा उनको डर भी बहुत लगता है कि डर पता नहीं क्या ड्रिल करेंगे अंदर, डर लगता है. कोई भी डेंटिस्ट आपको आपकी परमिशन के बिना, आपको बिना ट्रीटमेंट को एक्सप्लेन किए ड्रिल नहीं करेगा. सी एज ऑफ नाउ मैं अपने आप को लेती हूँ. आई आस्क द पेशेंट, आई एक्सप्लेन द ट्रीटमेंट्स टू द पेशेंट कि ऐसा ऐसा होगा, इसमें ड्रिल होगा, मुझे आपकी अक्लदाड़ निकालनी है तो ये सर्जरी होगी, पोस्ट द सर्जरी स्वेलिंग होगी. एवरीथिंग इज crystal clear to the patient. If at all your doctor is not explaining, ask for the explanation. I don't think there is any doctor in the world who won't explain the treatment, right? Ask for the explanation. कितने वाइज, क्यों, क्या, सब पूछो, वो सब बताएंगे. और उसके बाद आप मेंटली प्रिपेयर हो और करवाओ अपना ट्रीटमेंट, कोई दिक्कत नहीं आएगी. जस्ट द थिंग इज़ कि द फियर ऑफ अननोन, राइट? दिस इज़ व्हाट यू आर सेइंग. तो अननोन आजकल कोई भी नहीं रखेगा आपको. आप पूछोगे, वो ट्रीटमेंट बताएंगे. आप, मेरे पास एक सिंपल सा क्लीनिंग का पेशेंट आता है कि मैम दांत क्लीन करवाने हैं. मैं पेशेंट को बताती हूँ कि दिस इज़ समथिंग आई वुड बी यूजिंग. मैं पहले एक दांत पे करके दिखाती हूँ, दिस इज़ हाउ यू वुड बी फीलिंग, राइट? कि आपको इस प्रोसीजर में ऐसा ऐसा फील होने वाला है. आर यू रेडी फॉर दैट? इफ़ द पेशेंट इज़ रेडी, गो अहेड. रिजल्ट्स दिखते हैं, बिल्कुल दिखते हैं, क्यों नहीं दिखेंगे? तो दैट इज़ द होल एंड सोल कॉन्सेप्ट. हाँ, लेकिन होमवर्क करके आते हैं ना कुछ लोग गूगल से कि मैम मुझे ये करवाना है, ये फिलिंग करवानी है, या मुझे एक सिल्वर फिलिंग करवानी है, कॉम्पोजिट फिलिंग करवानी है, ये वाला कैप लगवाना है. तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए. लेट योर डेंटिस्ट टॉक टू यू फर्स्ट, राइट? कि ये ट्रीटमेंट है, उसके बाद जाके गूगल कर लो ना. पहले से गूगल करके ट्रीटमेंट सिखाने मत आओ. दिस इज़ व्हाट आई एम टेलिंग यू. बिकॉज आप एक पहले प्रीव्यू अपने दिमाग में बना लेते हो कि मेरा यही ट्रीटमेंट है, और जब वो कुछ और निकलता है तो आप उसको, यू आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट द चेंज बिकॉज यू हैव ऑलरेडी डन योर होमवर्क फ्रॉम गूगल, राइट? सो डोंट ट्रीट गूगल एज योर डॉक्टर. बेसिकली फर्स्ट कम टू द डेंटिस्ट, आस्क आपकी बीमारी का नाम क्या है, क्या हुआ है आपको दांत में, उसके बाद जाके आप गूगल करो, जितना मर्जी गूगल करो, आपको सब पता चल जाएगा फिर गूगल पे. और फिर उसमें तो ये भी हो जाएगा कि डेंटल कैरीज से कैंसर होता है, ये भी बता देगा गूगल आपको, जो कि नहीं होता है, राइट? ये नहीं बताएगा किस चीज़ से हुआ है, पर इससे भी कैंसर हो जाता है. तो ऐसे बहुत सारे मिसकंसेप्शंस हैं जो आजकल इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया पे इतने ज़्यादा फैलाए जा रहे हैं, और लोग पहले से एक प्रीव्यू बना के आ जाते हैं और बोलते हैं. जैसे आई गॉट अ फ़ोन कॉल फ्रॉम अ पेशेंट एंड ही इज़ लाइक कि मैम मेरे दांत में सड़न लगी है एंड फिलिंग करवानी है, तो आपके यहाँ सिल्वर फिलिंग हो जाएगी या कंपोजिट फिलिंग हो जाएगी. सो दिस इज़ द थिंग कि लेट योर डेंटिस्ट डिसाइड कि कौन सी फिलिंग करवानी है विच इज़ एप्ट फॉर योर टूथ. कौन सा दांत है, पीछे का दांत है, आगे का दांत है, व्हाट इज़ गुड फॉर यू, वो हमें डिसाइड करने दो, राइट? क्योंकि हो सकता है आपने बोला फिलिंग करवानी है, अब पेशेंट आता है क्लिनिक पे, मैम ये ना 15-20 दिन से दुख भी रहा है. अब वो दुखने वाले दांत पे अगर मैंने डायरेक्ट फिलिंग कर दी, इट इज़ गोइंग टू पेन लाइक हेल, है ना?
सम टीथ विल डेफिनेटली गो फॉर रूट कैनाल, कुछ में मैं प्रिवेंटिव मेजरमेंट्स कर सकती हूँ. लेकिन द थिंग इज़ डोंट फॉर्म अ प्रीव्यू इन योर माइंड एंड कम टू द डेंटिस्ट, राइट, कि भाई यही होना है मेरे दांत में. दिस शुड नॉट बी द केस. तो डॉक्टर गूगल को पहले डेंटिस्ट को मिलके फिर डॉक्टर गूगल कर लो, दैट इज़ द बेस्ट ऑप्शन. आई वुड. सही बात है. आजकल स्मोकिंग, वेपिंग, अल्कोहल कंजम्पशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, स्पेशली टीनेजर्स में. और इवन गुटखा, पान मसाला और बहुत सारी तरह की इस तरीके की चीज़ें लेना बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया है. तो उसके क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं ओरल हेल्थ में? ऑल्सो इससे क्या लॉन्ग टर्म बीमारियां हो सकती है? क्योंकि ये थोड़ा सा डराने वाला क्वेश्चन है, बट ऑडियंस को थोड़ा बहुत डराना भी इम्पॉर्टेंट है, ताकि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर. स्टार्टिंग विथ स्मोकिंग, आई वुड से कि आजकल होता है ना, चेन स्मोकिंग हो रही है. एक ख़त्म हुआ, दूसरा सिगरेट जलाया, तीसरा जलाया, बहुत स्ट्रेस है, सिगरेट पी लो ठीक हो जाएगा. तो आई वुड से कि स्मोकिंग से सबसे ज़्यादा नुकसान जो है वो ये है कि जो हीट आती है आपके माउथ में, आपका दांत तो झेल जाएगा उसको, बट आपके जो ओरल टिश्यूज़ हैं वो कॉन्स्टेंटली उतने टेम्परेचर के लिए नहीं बने होते हैं. कॉन्स्टेंटली आप गर्म खाना खाते हो, दैट्स अ सेपरेट इशू, आपने थोड़े टाइम खाना खाया एंड यू डन, राइट. बट ये जो इसकी हीट है, ये कॉन्स्टेंटली आप अपने मसूड़ों को दे रहे हो. अब वहाँ पर आप इतनी हीट दे रहे हो तो कुछ सॉफ्ट टिश्यू रिस्पॉन्स आता है, ठीक है. मसूड़ों में धीरे धीरे ब्लड सप्लाई कम होने लगता है. आप देखोगे कभी भी तो जो स्मोकिंग वाले लोग होते हैं उनके मसूड़े हमेशा काले दिखते हैं और बहुत ही ब्लड सप्लाई एकदम कम है, उतनी शाइन नहीं रहती है, उतना प्रॉपर मसूड़े नहीं दिखते हैं उनके, वाइटिश हो जाते हैं कभी कभी स्मोकिंग वालों के मसूड़े, बिकॉज द ब्लड सप्लाई हैज़ गॉन डाउन. एंड वंस द ब्लड सप्लाई हैज़ गॉन डाउन, आपके दांत के आसपास कोई प्रॉब्लम हो भी रही होगी ना तो आपको पता नहीं चलेगी, क्योंकि वहाँ पर ब्लड ही नहीं है, वहाँ पर वो मीडिएटर्स ही नहीं है जो ब्लड के थ्रू आके आपको ये बताएंगे, स्वेलिंग करवाएंगे वहाँ पर. तो वहाँ पर जो डैमेज होगा दैट विल बी मैनी फोल्ड्स जो रेगुलर पेशेंट्स होते हैं या जो नॉन स्मोकर्स होते हैं उनमें, राइट. तो आई वुड जस्ट से कि थोड़ा सा इस चीज़ में आपको अपने ऊपर कंट्रोल रखना चाहिए एंड यू शुड लीव द हैबिट ऑफ स्मोकिंग डेफिनेटली, बिकॉज आई हैव पेशेंट्स कमिंग टू माई क्लिनिक हु आर चेन स्मोकर्स हुल से, मैडम आज बोल दिया आपने, कल से सिगरेट बंद. मुझे पता है वो नहीं होगा. वो नेक्स्ट टाइम भी मेरे पास जब आ रहे होंगे तो क्लिनिक के बाहर खड़े होकर एक सिगरेट लेकर ही आ रहे होंगे, राइट. क्योंकि उनको पहले से पता है कि स्मोकिंग नहीं करनी है, है ना. सो दिस इज़ समथिंग द पेशेंट शुड टेक केयर ऑफ देम सेल्स, क्योंकि इतना जब मैं एक्सप्लेन करती हूँ, इतना डिटेल में मैं आपको बता रही हूँ कि क्या नुकसान है, दैट इज़ फॉर द पेशेंट, दैट इज़ फॉर यू गाइज. लाइक मैं अपने लिए नहीं बता रही हूँ ये, बिकॉज द टीथ आर योर्स, है ना, और हमें ही उनकी केयर करनी है. तो दैट इज़ वन थिंग. वेपिंग से इट्स मोर ऑफ, वेपिंग में आई थिंक हीट नहीं होती है, इट्स समथिंग इलेक्ट्रिक सॉर्ट ऑफ थिंग. I've never done it, so I don't know. Even I've never done it. Yeah. So अभी मुझे 1.5-2 साल पहले ही पता चला कि vape is a thing, right? I had a patient living outside India and he said my teeth are stained because I do a lot of vape. मैंने उससे 4 बार पूछा what is vape, मतलब what are you saying? I mean I don't know. And then I went home, I asked my husband what is vape. Then he explained me कि ऐसी चीज़ होती है. I said fine, it's an electric hookah sort of thing. तो वेपिंग से आई वुड से इट स्टेन्स योर टीथ लाइक एनीथिंग, क्योंकि आप 1-2 बार करके तो छोड़ोगे नहीं. ओवरनाइट पार्टीज़ में आप ओवरनाइट वेप कर रहे हो, वेप चल रहा है सबके साथ, पॉकेट में चल रहा है, आप कर रहे हो, तो उससे स्टेनिंग जो उसका फ्लेवर होता है, गैस सम फ्लेवर इज़ देयर इन वेप जो भी है, तो उससे स्टेनिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है टीथ की. एंड स्टेन्स मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि मैं रिमूव नहीं कर पाऊँगी, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इफ़ यू लीव स्टेन्स लाइक दैट, कोई भी स्टेन्स हो, पान स्टेन्स हो, गुटखा स्टेन्स हो, स्मोकिंग स्टेन्स हो, वेप स्टेन्स हो, कुछ भी हो, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो आपके दांतों के अंदर चले जाते हैं. एंड दांतों के अंदर एक बार स्टेन गया तो मैं उसको अपनी रेगुलर स्केलिंग मशीन से, क्लीनिंग मशीन से क्लीन नहीं कर पाऊँगी. सो आई मेक इट वेरी क्लियर टू माई पेशेंट्स, लाइक आपका इतना ही साफ़ होगा, डोंट एक्सपेक्ट मिराक्युलस रिजल्ट्स. आप इतने सालों से कर रहे हो, द स्टेन्स आर देयर ऑन योर टीथ एंड यू आर सडनली कमिंग टू अ डेंटिस्ट एंड यू एक्सपेक्ट योर टीथ टू बी सुपर वाइट. दे कैन बी वाइट, बट like if I can do it, if the stains are on the tooth, if the stain is inside the tooth, I cannot help it. फिर आपको थोड़े से aggressive treatments like bleaching और इन पे जाना पड़ेगा, which somehow which it will create some sensitivity or something like that. तो it's again I would just say कि
थोड़ा सा अपनी हैबिट्स को कंट्रोल करें, कम करें और धीरे धीरे हैबिट को बंद करें, तो ही आपके लिए, आपके सिस्टेमिकली भी दिस इज़ डिस्ट्रॉइंग यू, राइट. स्मोकिंग, अल्कोहल इंटेक, बहुत ज़्यादा सीवियर अल्कोहल इंटेक है विच विल डेफिनेटली हार्म योर लिवर, विच विल डेफिनेटली इम्पेयर अदर फंक्शंस. तो दांतों में नुकसान कर ही रहा है, लेकिन साथ में आपके सिस्टम्स को भी ख़राब कर रहा है. स्ट्रेस हो रहा है, अल्कोहल ले लिया, स्ट्रेस हो रहा है, सिगरेट पी ली, स्ट्रेस हो रहा है, वेप करके आते हैं, स्ट्रेस रिलीव होगा. स्ट्रेस हो रहा है, एक्सरसाइज करो ना. एक्सरसाइज इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन ऑल दीज थिंग्स. मेडिटेशन करो, योगा करो, एनी फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज यूज है, जिम कर लो, आप घर पे वर्कआउट कर लो. दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट एंड दैट इज़ अ बिग स्ट्रेस रिलीवर. दैट इज़ वॉट आई हैव पर्सनली एक्सपीरियंस्ड. Like ever since I have started the workouts and everything, that is the most happy hour in the day where I feel like very good. मुझे मतलब Sundays I feel is a waste. मुझे ऐसा लगता है कि संडे को अगर मैं जिम नहीं जा रही हूँ तो मुझे बहुत लो फील होता है, बहुत ऐसा लगता है कि आई एम वेरी लाइक मैं बहुत आलसी हो रही हूँ, मुझसे कुछ हो नहीं पा रहा है. सो जस्ट मेक इट अ हैबिट, मेक इट अ लाइफ स्टाइल. ये सब चीज़ें अपने आप क्विट होती चली जाएंगी. व्हेन यू सी रिजल्ट्स तो आपको ये लगेगा कि हाँ यार, ये सब चीज़ें करने से मेरी जो मेहनत है वो कम हो रही है. तो आप अल्टीमेटली उन हैबिट्स को छोड़ दोगे और ऑन द टॉप ऑफ दैट यू लुक गुड. सीधी सी बात है, आप फिट रहोगे तो आप अच्छे दिखोगे, कपड़े अच्छे दिख रहे हैं आपके ऊपर, एवरीबडी इज प्रेजिंग यू. दैट इज़ द मेन पर्क्स ऑफ इट एंड आई वुड डेफिनेटली से लाइक दैट इज़ माई फेवरेट पार्ट. यस. एंड द सेकेंड थिंग, कमिंग टू गुटखा पान च्यूअर्स. गुटखा बहुत ज़्यादा नुकसान करता है, विच इज़ डेफिनेटली देयर. उस पर लिखा ही होता है साफ साफ कि ये कैंसर कॉज करेगा, फिर भी हम ले रहे हैं. टबेको, गुटखा जो भी है, ये सब चीज़ें, बहुत सारी ब्रांड्स हैं, आई वोंट नेम द ब्रांड्स, बट गुटखा एक प्लेस पे रख के बहुत लोगों की आदत होती है कि एक प्लेस पे साइड में दबा लिया गाल के अंदर और खा रहे हैं. क्यों खा रहे हैं? उसका रस निकल रहा है, उससे नशे हो रहे हैं, स्ट्रेस रिलीव हो रहा है, काम करते बन रहा है ना. तो अब आपने उस प्लेस पे उस गुटके को रखा, आपने रखा है उसको सॉफ्ट टिश्यू में. आपने दांत के ऊपर तो रखा नहीं है, आपने रखा उसको सॉफ्ट टिश्यू पे है. आपने इतनी इरिटेटिंग चीज़ को, इतने हार्ड उसके पार्टिकल्स होते हैं, उसको आपने सॉफ्ट टिश्यू पे आप रखे जा रहे हैं टर्न बाय टर्न, दिन में 4 बार 5 बार 6 बार. मैं आई हैव एनकाउंटर्ड पेशेंट्स, उनसे पूछती हूँ कि कितना, मैडम ये एक पूरा पैकेट ख़त्म हो जाता है. एक पूरे पैक में 10 पैकेट्स होते हैं छोटे छोटे. वो दिन भर में आपने 10 ख़त्म करे, आपने 10 बार अपने गम्स को, अपने ओरल म्यूकोसा को, अपने जो स्किन है आपके माउथ के अंदर की, उसको इतना इरिटेट किया. ठीक है, दैट इज़ सॉफ्ट टिश्यू. एंड योर बॉडी, आपकी बॉडी में कुछ भी चीज़ गलत होती है, आपकी बॉडी का रिस्पॉन्स आता है, राइट. इफ़ यू हैव एन इन्फेक्शन इन योर बॉडी तो आपको फीवर आएगा, आपको थकान लगेगी, आपको बहुत सारी चीज़ें होंगी जिससे कि पता लग जाएगा आपको कि देयर इज़ समथिंग रॉन्ग विथ योर बॉडी, राइट. तो अगर आप उस इरिटेंट को इतने टाइम तक रखे हुए हो तो वो इरिटेंट के लिए बॉडी रिस्पॉन्स देगी. द बॉडीज़ रिस्पॉन्स विल बी कि गम में ब्लड सप्लाई कम होगा, आपके म्यूकोसा में ब्लड सप्लाई कम होगा, म्यूकोसा धीरे धीरे वाइट हो जाएगा. म्यूकोसा, द वर्ड आई एम सेइंग इज बेसिकली इनसाइड द स्किन, जो माउथ के अंदर की जो स्किन होती है, दैट्स नोन एज ओरल म्यूकोसा. तो उसके लिए आई वुड से कि अब जब वो रिस्पॉन्स आया है तो पहले धीरे धीरे वाइट होगा. ठीक है, आपका मुंह खुलना धीरे धीरे बंद होगा, मुंह में फाइबर्स जैसे बैंड्स बन जाते हैं. इस कंडीशन को हम लोग ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस बोलते हैं, OSMF बोलते हैं हमारे में, विच इज़ अ प्री कैंसरस कंडीशन, राइट. अब जब इससे आप, इस पर भी आप नहीं रुके, इतना सब हो रहा है आपको, इस पर भी आप नहीं रुके, आप अपना गुटखा कंटिन्यू कर रहे हो, तो आपकी बॉडी का रिस्पॉन्स आएगा कैंसर के फॉर्म में. क्योंकि कैंसर इज़ नथिंग बट द मल्टीप्लिकेशन ऑफ योर ओन सेल्स. जो आपकी बॉडी में, कैंसर कोई इन्फेक्शन नहीं है, आपकी बॉडी में जो सेल्स थी वो बहुत फास्टर रेट पे मल्टीप्लाई होने लगती हैं, तो इमेच्योर सेल्स बनती हैं. इमेच्योर सेल्स से ग्रोथ हो जाती है वहाँ पर कि एक ट्यूमर बन गया और वो ब्लड स्ट्रीम के थ्रू पूरी बॉडी में फैल गया. नाउ ओरल कैविटी इज़ अ प्लेस, से टंग एंड योर ओरल कैविटी, जो आपका मुंह है, वो ऐसी प्लेस होती है जहाँ पर ब्लड सप्लाई अबंडेंट होता है. देयर इज़ अ लॉट ऑफ ब्लड सप्लाई इन द ओरल कैविटी. अब आपने अगर इस चीज़ को अनट्रीटेड छोड़ दिया, आपने अपनी हैबिट्स को कंट्रोल नहीं किया, एंड वंस दिस ओरल कैंसर डेवलप्स, और अगर ये कैंसर फैलने वाला कैंसर है विच इज़ नॉट अ लोकलाइज्ड कैंसर, तो ये ब्लड स्ट्रीम के थ्रू पूरी बॉडी में फैलने वाला है. दैट इज़ वाई से कि मुंह का कैंसर बहुत खतरनाक होता है. दे से ना कि मुंह का कैंसर बहुत खतरनाक होता है बिकॉज इट विल डेफिनेटली स्प्रेड इन टू द बॉडी, इट विल डेफिनेटली इम्पेयर योर च्यूइंग, आपके खाने को बहुत कम कर देगा, एवरीथिंग विल स्लो डाउन, है ना. और आप
फिर आपको इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग्स लेने पड़ेंगे जो कि आपकी इम्यूनिटी को भी कम करेगा और आपको सुपर इन्फेक्शंस होने वाले हैं. दिस इज़ द होल एंड सोल कॉन्सेप्ट. तो बेसिकली एक साइड में जो रख के गुटखा खाते हैं वो आते हैं कभी कभार डर के क्लिनिक पे, मैडम देखिए कैंसर तो नहीं हो गया. आप कैंसर कॉजिंग चीज़ को अपने मुंह में रखे हुए हो, आकर बाहर गुटखा आपने बाहर स्पिट किया हुआ है एंड नाउ यू आर सेइंग मैडम देखिए कैंसर तो नहीं होगा, वो हमारे पहचान में है उनको हो गया था, हमें अभी तो नहीं हो रहा ना. सो आर यू वेटिंग फॉर दैट कैंसर टू हैपन? आपको पता है कि इस जहर से मैं मरने वाला हूँ, लेकिन फिर भी आप वो जहर ले रहे हैं. एंड मैं अगर आपको कितना भी लेक्चर दे दूँ मेरे क्लिनिक पे कि आपको ये बंद करना है, अनलेस एंड अनटिल यू आर विलिंग टू डू इट यू वोंट डू इट, राइट. तो द होल एंड सोल कॉन्सेप्ट बिहाइंड दिस इज कि आप में वो चीज़ होनी चाहिए, दैट विजिलेंस शुड बी देयर कि आई हैव टू स्टॉप माई हैबिट. एनी हाउ देर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स इन द मार्केट, निकोटेक्स च्युइंगम्स आती हैं, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं. कोई भी हैबिट को ब्रेक करने में टाइम लगता है. अगर आपने 90 डेज तक उस चीज़ को नहीं किया है और आपको उसके पॉजिटिव इफेक्ट्स दिखेंगे, आप वो हैबिट कभी रिपीट नहीं करोगे. सो माई मैसेज टू द ऑडियंस इज कि प्लीज़ जस्ट स्टॉप दीज हैबिट्स. वंस इन अ वाइल यू डू इज़ फाइन, बट जो चेन वाली चीज़ें स्टार्ट हो जाती हैं ना, वो चीज़ नहीं करना है. every day you're irritating your skin, every day you're irritating the skin inside your mouth, the response has to come in any form. और कभी कभी सिचुएशन हमारे कंट्रोल में होती है, कभी कभी हम प्री कैंसरस से पेशेंट को नॉर्मल कंडीशन में ले आते हैं. देर आर अ लॉट ऑफ मेडिकेशंस, देर आर अ लॉट ऑफ एक्सरसाइजेज, जब आपका मुंह खुलना हम चालू करवा देते हैं. देर आर अ लॉट ऑफ मेडिकेशंस जिससे आपके मुंह में, जैसे आप एक टाइम के बाद प्री कैंसरस कंडीशन में ऐसे होगा कि मुंह में खाने में मिर्ची लगने लग जाती है पेशेंट को. वहाँ तक अगर हम रुक गए तो हम उसको धीरे धीरे रिवर्सल पर ला सकते हैं. राइट. लेकिन हम वहाँ पर भी नहीं रुके तो आगे जो चीज़ बढ़ेगी उसको रिवर्स होने में बहुत टाइम लग जाएगा. ये एक फैक्ट है. देन आई वुड विच इज़ ऑफ द टॉपिक आई एम गोइंग, आई नो, बट इन्वेस्टिगेशंस जो डेंटिस्ट बोलते हैं आपको कि एक आप फुल माउथ एक्सरे करा लो या पर्टिकुलर दांत का CBCT करा लो. CBCT इज़ अ CT स्कैन ऑफ द टूथ और द कंसर्न टीथ और द ओरल कैविटी. तो हम जब बोलते हैं तो पेशेंट्स को लगता है कि ये अपना कमीशन है इसलिए कर रहे हैं. ऐसा नहीं होता. हम अगर कुछ बोल रहे हैं आपको, हम बोल रहे हैं कि इसका स्कैन चाहिए मुझे, तो बेसिकली वो आपके दांत को बचाने के लिए हो सकता है कि आपको आपका नेचुरल दांत खोना ना पड़े. या अगर हम इम्प्लांट्स के लिए बोल रहे हैं कि हमें डेंटल इम्प्लांट डालना है एंड वी नीड टू गेट अ CBCT डन, क्योंकि हमें उसमें पता है कि हमें किस साइज़ का इम्प्लांट डालना है, हमें कौन से स्ट्रक्चर्स को ख़राब नहीं करना है, क्योंकि दांत में बहुत जगह से नर्व सप्लाई होता है. इट्स अ वेरी स्मॉल थिंग, लुक्स दिस स्मॉल, मगर उसमें नर्व सप्लाई बहुत जगह से होता है. तो वो सब हमें देखना पड़ता है कि हम किसी नर्व को इम्पिंच तो नहीं कर देंगे, हम किसी आर्टरी को बाईपास तो नहीं कर देंगे, इस चीज़ में हम उसको डैमेज तो नहीं कर देंगे. सो बेसिकली दोज इन्वेस्टिगेशंस आर डन फॉर दैट दोज थिंग्स, राइट. तो उन चीज़ों को भी पेशेंट्स कभी कभार बहुत उल्टा ले लेते हैं कि आपने ये इन्वेस्टिगेशन क्यों करवाया है, या मैं कोई सर्जरी कर रही हूँ, देयर इज सम सर्जिकल प्रोसीजर इन द क्लिनिक एंड आई एम गेटिंग सम रेगुलर इन्वेस्टिगेशंस डन. तो वो चीज़ें भी इसीलिए होती हैं ताकि आपको हेल्प हो, आपका ट्रीटमेंट स्मूथली चले. राइट. क्योंकि कुछ भी इवेंचुअली कुछ भी होगा इवेंटफुल तो वो पेशेंट को ही नुकसान देने वाला है. हम तो हमारा काम करके चले जाएंगे, बट जो नुकसान होने वाला है वो पेशेंट को ही होने वाला है. तो जब अगर कोई डेंटिस्ट किसी इन्वेस्टिगेशन के लिए बोल रहा है कि आपकी ब्लड रिपोर्ट्स करा लीजिए या स्कैन्स करा लीजिए या कुछ भी करा लीजिए, तो वो आपकी ही भलाई के लिए है. लाइक सपोज यू हैव अ सिनेरियो ऑफ अ पेशेंट 40-45 ईयर ओल्ड कमिंग टू योर क्लिनिक एंड मुझे दांत निकलवाना है. मैं पूछती हूँ कि आपकी कोई मेडिकेशंस चल रही हैं, आपकी कोई बीमारी है, आपको शुगर है, ब्लड प्रेशर है, कोई भी ड्रग एलर्जी है, कुछ है. समटाइम्स द पेशेंट्स हाइड क्योंकि उनको दांत के पेन से रिलीफ चाहिए. उनको पता है कि डॉक्टर ने ये पूछा है, मैंने अगर ये चीज़ बता दी कि भाई मुझे शुगर है, वो डॉक्टर वहीं रुक जाएगी और मेरा दांत नहीं निकालेगी. राइट. अब होता क्या है ऐसे में, आपने हमें नहीं बताया. अगर हमने आपसे 5-6 बार पूछ लिया, आपने नहीं बताया हमको, उसके बाद हमने वो प्रोसीजर कर दिया. से केस ऑफ डायबिटीज़, कभी कभी पेशेंट की शुगर इतनी हाई होती है कि वो सॉकेट हील नहीं होता है जहाँ से हमने दांत निकाला है. उसके बाद पेशेंट आपके पास डबल पेन से आएगा कि ये तो मेरा ठीक ही नहीं हो रहा है. क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि आपकी शुगर इतनी हाई थी कि आपके वुंड हीलिंग कैपेसिटी बहुत कम थी. राइट. तो ये चीज़ें आपको आपके डॉक्टर से कभी छुपानी नहीं है. आप दिन में 10 सिगरेट पी रहे हो, आप बताओ. आप दिन में 15 पाउचेस गुटखा खा रहे हो, आप बताओ कि मैं इतना कर रहा हूँ. आपका डेंटिस्ट आपको ये नहीं बोलेगा कि कल से 0 पाउच करना है.
आप धीरे धीरे करके उसको स्लो डाउन करो, आपकी हैबिट को छोड़ो, एंड देयर आर पेशेंट्स हु रियली डू दैट। मैंने ये भी देखा है कि पेशेंट को मैंने आज मना किया है एंड 6 मंथ्स बाद मेरे पास पेशेंट आ रहा है एंड आई हैव रियली सीन द चेंजेस, क्योंकि आपने बोल दिया गुटखा नहीं खा रहे हैं, आप 6 महीने बाद वही स्टेन्स लेके आ रहे हो। हु आर यू फूलिंग? राइट। मुझे पता चल जाएगा, आज मैंने आपकी क्लीनिंग करी है, आप परसों कल मेरे पास आ जाओ, मुझे पता चल जाएगा आपने ठीक से ब्रश किया है या नहीं, राइट। तो देर आर पेशेंट्स हु फॉलो वेरी नाइसली, ऐसा नहीं है कि सारा क्राउड ऐसा है जो फॉलो नहीं करता है। देर आर केसेस जहाँ पेशेंट्स अपने आप को बहुत अच्छे से ठीक करके आते हैं, अपना ख्याल भी रखते हैं बहुत अच्छे से। बहुत ऐसे भी केसेस हैं जिन्होंने स्मोकिंग बंद ही कर दी है ऑलमोस्ट, या दिन में 1 सिगरेट पर आ गए 10 सिगरेट से। तो आई रियली अप्रिशिएट दोज पेशेंट्स, बट टू जनरल ऑडियंस आई वुड लाइक टू से कि जो हम बोल रहे हैं दैट इज़ फॉर योर बेनिफिट, मेरा कुछ नहीं जाएगा इसमें, जो जाएगा वो आपका जाएगा। तो मैम बहुत सारे लोगों को क्वेश्चंस होते हैं कि करेक्ट तरीका क्या है ब्रश करने का। सो द करेक्ट टेक्निक टू ब्रश, अभी जैसे आई वुड फर्स्ट से कि लोग कैसे ब्रश करते हैं, राइट। जैसे हमने, मेरे पास ये मॉडल है दांत का, ये आपके ऊपर के दांत हो गए। आप उठे, सुबह जल्दी है, कॉलेज जा रहे हैं, ऑफिस जाना है, जिम जाना है, बच्चे को छोड़ने जाना है, जो भी चीज़ें हैं, आपने ये ब्रश किया जल्दी 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 सारा, कि बस दांत सामने से साफ दिखने चाहिए, ओके गुड टू गो, राइट। नहीं, ऐसे ब्रश नहीं करना है। अब मैं आपको बताती हूँ, सबसे पहले ब्रश में you have to change your brush when there is a single brush bristle is flowering of the toothbrushes, जब bristles ऐसे बाहर आ जाते हैं दांत से, ठीक, इससे टूथब्रश के कन्फाइन से, राइट। तो वो टाइम है कि आपको आपका ब्रश चेंज कर देना चाहिए, विच इज़ ऑलमोस्ट 1.5 मंथ्स। उसमें आपको आपका ब्रश चेंज करना है। कोई भी ब्रश आप ले लो, जस्ट रिमेंबर दैट बहुत हार्ड ब्रिसल्स नहीं होने चाहिए, बिकॉज इवेंचुअली वो आपके गंदगी के साथ साथ एनामल को भी ले जाएंगे, राइट। तो वो देन नेक्स्ट कम्स योर अमाउंट ऑफ द टूथपेस्ट व्हाट यू आर टेकिंग। अमाउंट ऑफ द टूथपेस्ट ऑलवेज अ पी साइज्ड अमाउंट, मटर के दाने के बराबर अमाउंट इज सफिशिएंट टू ब्रश योर टीथ, राइट। बच्चों में भी यही लागू होता है। फॉर अडल्ट इट्स द वन एंड द सेम थिंग, लाइक थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा भी आप ले सकते हो, बट ऐसा नहीं कि ज़्यादा पेस्ट लगा लेंगे पूरे, जैसे वो आता है ना एड्स में, पूरे में पेस्ट लगा लिया, दांत अच्छे से साफ़ होंगे, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो सफिशिएंट अमाउंट, पी साइज्ड अमाउंट, अ बिट मोर देन दैट्स इट सफिशिएंट। देन द नेक्स्ट पार्ट इज़ कि पेस्ट कौन सा यूज़ करें। कोई भी पेस्ट यूज़ कर लो, पर पेस्ट यूज़ करो, है ना, पाउडर यूज़ ना करो। बहुत ज़्यादा हेवियर क्लोव ऑयल कंटेंट वाले पेस्ट को मैं अवॉइड करना चाहूँगी। देर आर अ लॉट ऑफ आयुर्वेदिक ब्रांड्स विच प्रमोट कि इसमें लौंग का तेल है। लौंग का तेल बेसिकली आपको एक टेम्प्रेरी रिलीफ देने वाला है, तो वो वाले कंटेंट वाला पेस्ट यूज़ मत करो। सिंपल पेस्ट यूज़ करो, वॉट एवर यू आर कंफर्टेबल विथ, कोलगेट, पेप्सोडेंट, देर आर एन नंबर ऑफ ब्रांड्स इन द मार्केट। अनलेस यू हैव अ सेंसिटिविटी इशू, आप नॉर्मल पेस्ट यूज़ कर सकते हो। उसके अलावा मेक श्योर यू आर कवरिंग ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ योर टूथ, राइट। सिर्फ सामने से ब्रशिंग नहीं करना है। देन कितनी देर तक ब्रश करें। कोई है जो 2 मिनट ब्रश करता है और कोई है जो 10 मिनट ब्रश करता है। 10 मिनट ब्रश करने से ज़्यादा साफ़ नहीं होने वाले हैं दांत, और 2 मिनट ब्रश करने से कम साफ़ नहीं होने वाले हैं। 2 मिनट ब्रश में भी आपकी सही टेक्निक होना चाहिए। सो आइडियल टाइम फॉर ब्रशिंग इज़ 1 to 2 minutes. That is more than sufficient. Use a tongue cleaner and use a flosser, right? A dental floss which is a thread kind of thing, जो आपके दांतों के बीच से जाके दांतों के बीच के कचरे को निकालती है। बेसिकली दैट इज़ द मेन एरिया जहाँ पर सबसे ज़्यादा कचरा जमता है, विच इज़ द एरिया बिटवीन योर टीथ। ये एरिया इंटरडेंटल एरिया हम इसको हमारी लैंग्वेज में बोलते हैं। नाउ द करेक्ट टेक्निक फ्रॉम ब्रशिंग आई एम टेलिंग यू, होल्ड योर ब्रश एट द एंगल ऑफ 45 डिग्रीज। हल्का सा इसके ब्रिसल्स को मसूड़े में प्रेस करो, बिकॉज देयर इज़ अ वेरी माइन्यूट गैप इन बिटवीन योर टीथ एंड योर गम्स। उस वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा बैक्टीरियल कॉन्सेंट्रेशन होता है, जिसको हम हमारी लैंग्वेज में जिंजाइवल सल्कस बोलते हैं। जस्ट प्रेस इट एंड डाउन डाउन एंड सर्क्युलर सर्क्युलर, प्रेस इट डाउन down. For the upper teeth it's the downward motion, for the lower teeth
इट्स द अपवर्ड मोशन, राइट. अब ये सामने के दांत तो साफ हो गए, पीछे के तो दिखना नहीं है, छोड़ देते हैं, वो नहीं करना है. पीछे जब आपको स्पेस बनानी होती है, दिस इज द पॉइंट, इज अ वेरी माइनर पॉइंट, बट द थिंग इज व्हेन यू ओपन योर माउथ वाइड, आ करके आप ब्रश कर रहे होते हो, आपका ये ब्रश पीछे तक जाएगा ही नहीं, क्योंकि ये वाले स्पेस को आपने रिड्यूस कर दिया आ करके. दिस मसल हैज स्ट्रेच्ड, ठीक है, यहाँ का ये जो स्पेस था दैट हैज़ गॉन. नाउ अब आप अपना ब्रश फोर्स करते हो उसके अंदर, ब्रश नहीं जाता है, आप 1-2 बार फोर्स करते हो, दर्द होता है, आप छोड़ देते हो, नहीं करना. जब आप मुंह खोला, आपने ब्रश अंदर डाला, क्लोज योर माउथ अ बिट, इट विल क्रिएट अ स्पेस ओवर हेयर, दिस अपर पार्ट, राइट, दोनों साइड. यहाँ पर स्पेस क्रिएट होता है और आपका ब्रश इजीली वहाँ पर जाता है. आ करके करोगे तो नहीं जाएगा, ठीक है. तो वहाँ पर भी आपको यही डाउनवर्ड मोशन में यू हैव टू ब्रश इट प्रॉपरली, क्योंकि दीज आर द टीथ विच आर हेल्पिंग इन च्यूइंग. यही दांत हैं जो च्यू करने में हेल्प करते हैं हमको. इनको बचाना बहुत ज़रूरी है, इनको मोलर्स बोलते हैं हम, मोलर्स एंड प्री मोलर्स, ठीक है. तो इनका हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है. सेम वेज अब आपको ऊपर के ब्रश करना है. आपने हल्का सा ब्रिसल्स को मसूड़े में प्रेस किया एंड टेक इट आउट. ये ईच एंड एवरी सरफेस शुड बी कवर्ड, और ये जो सरफेस है इसको ऐसे बाहर की तरफ, दिस थिंग है ना. सेम गोज विद द लोअर पार्ट. ये जो टंग वाला एरिया है जहाँ पर हमारी टंग होती है, यू नीड टू फोकस ऑन दिस एरिया अलॉट. मिरर के सामने ब्रश करो, यहाँ पर देख के ब्रश करो, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया यहाँ पर सबसे ज़्यादा डिपॉजिट्स होते हैं, स्टेन्स भी सबसे ज़्यादा होते हैं, डिपॉजिट्स भी सबसे ज़्यादा होते हैं. दिस इज़ द मोस्ट नेग्लेक्टेड पार्ट बाय जनरल पीपल. तो इसको हल्का सा प्रेस करो, बाहर निकालो, प्रेस करो, बाहर निकालो, हल्का सा मसूड़े में बाहर, ठीक है. लोअर टीथ में अपवर्ड मोशन सामने की तरफ से, सेम. दिस विल हार्डली टेक अ मिनट और 2 एंड ऑल द सरफेसेस ऑफ योर टीथ विल बी कवर्ड, ठीक है. तो दिस इज द ब्रशिंग टेक्निक एंड देन योर टंग क्लीनिंग विच यू विल डू विद अ टंग क्लीनर. एंड फ्लॉसिंग. फ्लॉसिंग इज बेसिकली अ थ्रेड अटैच टू एन इंस्ट्रूमेंट, और एक आप फिंगर्स पे भी अटैच करके, इफ यू सी, अब यहाँ पर गूगल काम आता है, यू कैन गूगल, यू कैन यू सी द यूट्यूब वीडियोज हाउ टू फ्लॉस अ टूथ, राइट, ये कर सकते हो. देन देयर इज अ डिवाइस विच इज़ नोन एज वाटर फ्लॉसर विच कम्स इन व्हेन आप आपके कोई भी आपने कैप लगवाया है दांत पर, इम्प्लांट्स करवाए हैं, या जनरली भी आपको आपकी ओरल हाइजीन मेंटेन करनी है. सो इट्स अ डिवाइस जहाँ पर हमें वाटर फिल करना होता है, 200-300 ml पानी कुछ होता है उसमें भरने के लिए. एंड देन इट्स एन इलेक्ट्रिक डिवाइस. उसको आपने ऑन किया तो जेट ऑफ वाटर कम्स इन. तो वो जो स्प्रे ऑफ वाटर, जो जेट ऑफ वाटर है ना, वो दांत के बीच के कचरे को साफ़ कर देता है. सो यू कैन यूज़ इट ऑन अ रेगुलर बेसिस. इट्स नॉट दैट कि आपको कोई फिलिंग होना ज़रूरी है, या कोई कैप होना ज़रूरी है, या कोई इम्प्लांट होना ज़रूरी है. यू कैन डेफिनेटली डू इट ऑन अ रेगुलर बेसिस ऑल्सो, विच विल कीप योर गम्स हेल्दी. आप बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से समझाते हो. थैंक यू. तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि ऐसी कौन सी मिथ्स है, ऐसे कौन से मिसकंसेप्शंस है जिनको लोग पकड़ के रहते हैं, और जो सच नहीं है बट उसको बस मान लेते कि नहीं नहीं हमको किसी ने ऐसा बोला था तो ये ही है ऐसा. वो डेंटिस्ट की भी बात नहीं सुनते कई दफ़ा. So there are a lot of misconceptions regarding this. The first one, the most common one is ऊपर का दांत निकलवाएंगे तो आँख की रोशनी चली जाएगी. दिस इज़ अ वेरी कॉमन मिसकंसेप्शन. ऑलमोस्ट हर दिन अगर किसी पेशेंट का ऊपर का दांत खराब है तो या तो वो डर से आएगा ही नहीं, ठीक करवाने के लिए आ गया, अगर वो एक्सट्रैक्शन पे चला गया, दांत की इतना सड़ गया है दैट इज़ बियॉन्ड आर कन्फाइंस टू ट्रीट द टूथ, तो वो पेशेंट बोलेगा कि मैम दांत निकालने से आंखों की रोशनी तो नहीं चली जाएगी. ऐसा कभी नहीं होता. अनलेस एंड अनटिल यू आर गेटिंग इट डन बाय अ क्वैक, अनलेस एंड अनटिल यू आर गेटिंग इट डन बाय अ person who is not at all trained in dentistry, who does not know how to give the injections properly, ऐसा कभी नहीं होगा कि ऊपर का दांत निकालने से आंखों की रोशनी चली जाए. राइट. देयर इज़ नो कनेक्शन. ठीक है, तो एक वो मिथ है. द सेकेंड मिथ आई वुड लाइक टू से इज़ अकलदाड़ का, कि अकलदाड़ निकलवाएंगे तो अकल चली जाएगी. दिस इज़ अ वेरी बिग मिसकंसेप्शन. एक्चुअली तो वो आती ही तब है जब अकल आती है 17-18 ईयर्स में. तो एंड अकलदाड़ आजकल मोस्ट ऑफ 95% ऑफ द फीमेल्स आर फेसिंग दिस प्रॉब्लम कि वो स्टक हो जाती है माउथ में, बिकॉज आर जॉज इवेंचुअली आर गेटिंग स्मॉलर और टीथ का साइज़ होता है बड़ा, तो वो अकोमोडेट नहीं कर पाता है जॉ उसको.
तो जब उसके आने का टाइम होता है, हाफ ऑफ इट इज़ कवर्ड इन द गम्स एंड बोन एंड हाफ ऑफ इट इज़ इन द ओरल कैविटी, और समटाइम्स हाफ ऑफ इट भी नहीं होती, एक छोटा सा वाइट कलर का डॉट दिख रहा होता है ओरल कैविटी में। तो अब पेशेंट आता है कि मैम यहाँ बहुत पेन हो रहा है, मुंह खोलते नहीं बन रहा है, सबसे पीछे पेन हो रहा है, सबसे पीछे पेन हो रहा है। लॉट ऑफ पेशेंट्स टेक दिस ऑन फोन ऑल्सो कि मैम सबसे पीछे पेन हो रहा है, गेट टू नो कि हाँ भाई अकल दाढ़ का पेन है। तो होता क्या है, जब आप आधा दांत मसूड़े में कवर्ड है और आधा दांत मुंह में निकला हुआ है, आप जो भी फूड ले रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो जो भी फूड पार्टिकल्स हैं वो मसूड़े और दांत के बीच में जमा हो जाते हैं। इवेंचुअली मसूड़ा सूजता है और वो सूजन का प्रोसेस मसल्स तक कैरी होता है और मुंह खुलना कम हो जाता है और दर्द होता है उसमें, इन्फेक्शन होता है। हमारी लैंग्वेज में हम उसको पेरिकोरोनाइटिस बोलते हैं, दांत के आसपास के मसूड़े को सूजना। तो द बेस्ट एंड द ओनली ट्रीटमेंट फॉर विजडम टूथ इज गेट इट रिमूव्ड। Get it removed, nothing will happen. It might cause you swelling for a day or two, maybe 3 days, maybe 4 days. Within a week, everything is gonna be all right. ठीक है। तो जब अकल दाढ़ वाला पेशेंट आता है और हम उसको बोलते हैं कि ये निकालना पड़ेगा, तो पेशेंट बोलता है पहली बार तो हुआ है, क्यों निकालें अभी, अगली बार होगा तब देखेंगे, अभी आप दवाई दे दो, कल पार्टी में जाना है या कल कोई इंपॉर्टेंट इवेंट है। ठीक है, अगर कोई इंपॉर्टेंट इवेंट है, डोंट गेट इट रिमूव्ड, फाइन। बट द थिंग इज़ कि ये अभी हुआ है, ये 2 महीने बाद फिर होगा, क्योंकि आपके जॉ में उतनी स्पेस है ही नहीं कि ये आए, वो आएगा ही नहीं, वो नहीं आएगा। और उसके बाद जो वो प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा, जनरली होता है ऐसा है, मोस्ट ऑफ मेजॉरिटी ऑफ द केसेस ऊपर की जो अकल दाढ़ होती है वो गाल की तरफ आती है, नीचे की जो अकल दाढ़ होती है वो आधी दबी हुई होती है, टंग की तरफ आती है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स इट्स टंग, मोस्ट ऑफ द टाइम्स पीछे की तरफ आती है। तो जब आप मुंह बंद करते हो, आपका गाल बीच में चबाने में आता है, गाल में छाला होता है, विच इज़ नोन एज चीक बाइटिंग। ठीक है, चीक बाइटिंग हुआ, पेशेंट ने इग्नोर किया जस्ट बिकॉज ऑफ द फियर कि दांत निकाल देंगे, इंजेक्शन लगेगा मुंह में, खून आएगा। खून तो आएगा ना, बॉडी में कुछ कर रहे हैं, पानी तो नहीं आ सकता। बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स आते हैं, मैडम खून आ रहा है, खून आ रहा है, खून आ रहा है, तो खून तो आएगा ना बॉडी में, आपकी बॉडी में खून है तो खून आएगा, खून नहीं आए वो ज़्यादा दिक्कत वाली बात है, खून क्यों नहीं आ रहा है ना। तो ऐसा होता है, खून आएगा, हम ये नहीं कर पाएंगे, बहुत ज़्यादा ज़ोर से इंजेक्शन लगेगा, ये होगा। इंजेक्टेबल अगर प्रॉपरली लगा हुआ है, आपको पता भी नहीं चलेगा, आपका दांत निकल जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा प्रेशर सेंस होता है, फिर पता नहीं चलता, दांत निकल जाता है। लेकिन उस चीज़ को अवॉइड करने के चक्कर में आप जो चीक बाइटिंग आपके मुंह में इतने टाइम से हो रही है, अगेन आई विल कम टू द सेम पॉइंट एज गुटका वाला पॉइंट, कि वो इरिटेट कर रहा था गुटका, विच वर हार्ड पार्टिकल्स। अब यहाँ पर दांत खुद इरिटेट कर रहा है, क्योंकि ऊपर से एक हार्ड दांत है जो बीच में मसूड़े को चबा रहा है, गाल को चबा रहा है। उस दांत को कुछ नहीं होने वाला है, लेकिन आपके गाल में छाला बनने वाला है, छाले से वो आगे जाके वाइट होने वाला है, वाइट से आगे जाके कैंसरस ग्रोथ होने वाली है। तो एक छोटी सी चीज़ थी जो आप अवॉइड करने, अपने डर को अवॉइड करने के लिए आपने अवॉइड नहीं किया, आप अपने डर में बने रहे और आपने एक बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर ली। वही यार, अब आपके डेंटिस्ट की बात फर्स्ट विजिट पर सुन लेते और आप अपना उसको शेड्यूल करके निकलवा लेते, तो इतनी बड़ी प्रॉब्लम अराइज होती ही नहीं। राइट, है ना। तो अकल दाढ़ का बेस्ट ट्रीटमेंट इज़ टू गेट इट रिमूव्ड व्हेन इट क्रिएट्स अ पेन टू यू, दैट्स इट। पेशेंट्स अवॉइड करेंगे, 2 बार अवॉइड करेंगे, 3 बार अवॉइड करेंगे, चौथी बार में निकलवाना पड़ेगा। इट क्रिएट्स पेन, इट एट सम पॉइंट ऑफ टाइम इट क्रिएट्स। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिनका जॉ साइज इज गुड एंड इट कम्स नॉर्मली, आ गई है, इरप्ट हो गई है, इट्स फाइन इन द माउथ, इट्स फाइन, नॉट एन इशू। लेकिन अगर हड्डी और मसूड़ा उसको कवर कर रहा है, तो वो सम पॉइंट ऑफ द टाइम आपको दिक्कत देने ही वाला है। आपने डॉक्टर से मेडिकेशन ले लिया, 3 दिन 4 दिन 5 दिन का मेडिकेशन दे दिया आपको डॉक्टर ने, इट इज़ ऑल फाइन एंड यू वेंट अवे। 3 महीने बाद आप वापस उसी डॉक्टर के पास आने वाले हो। अब फिर आप बोलोगे कि मेडिकेशन दे दो, ठीक कर दो, फिर 3 महीने बाद वही स्टोरी रिपीट होने वाली है। तो एक बार अपने डॉक्टर की सुन लो कि वो आपको सही एडवाइस दे रहे हैं। दे आर नॉट देयर टू प्लान सर्जरीज एंड अर्न मनी, दे आर देयर टू सॉल्व योर प्रॉब्लम्स। कि आगे जाके बड़ी प्रॉब्लम, मैं अपने हर पेशेंट को समझाती हूँ कि आगे जाके ये बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला है। ठीक है मैडम, अभी तो दवाई दे दीजिए आप, फिर देखते हैं। वो देखने के चक्कर में बड़ी चीज़ देख लेते हो आप, वो अवॉइड करना चाहिए। तो विजडम टूथ के साथ आप कुछ भी कर लो। बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे होते हैं, मैडम मसूड़ा आ गया ना, इसके ऊपर मसूड़े को हटा दीजिए आप, मसूड़ा वापस ग्रो कर जाएगा, कुछ नहीं होने वाला है मसूड़ा। मैडम थोड़ा नुकीला हो रहा है ना, इसको थोड़ा प्लेन कर दो आप। प्लेन करने के बाद भी वो दांत तो निकलेगा बाहर, कुछ भी हो, फूड लॉजमेंट होगा, प्रॉब्लम क्रिएट होगी ही होगी। सो इट्स बेटर यू गेट इट डन एंड
वो होता है ना रहेगा ना सांप ना बजेगी, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, आई एम सॉरी फॉर दैट। तो वो चीज़ करनी चाहिए, ना रहेगी अक्ल दाढ़ ना होगी प्रॉब्लम्स, सीधी सी बात है। देन अनदर मिसकंसेप्शन इज़ अबाउट द रूट कनाल्स, कि दांत सड़ तो गया है निकलवा लेते हैं, बचा के क्या करेंगे। आई अगेन कम टू द सेम पॉइंट, नेचुरल इज़ नेचुरल, ओरिजिनल इज़ ओरिजिनल, है ना। तो आई वुड रैदर सजेस्ट, जो मैंने पहले भी बोला था, कि प्रिवेंट करो, अपने नेचुरल दांतों को बचाओ। क्यों? क्योंकि जितनी एफिशिएंट च्यूइंग वो देने वाले हैं, जितना कंफर्टेबल आप उनके साथ हो, यू आर बॉर्न विद दोज टूथ, वो आपके मुंह में नेचुरली आए हैं, दे आर गोना रिमेन देयर एंड दे विल वर्क परफेक्टली, राइट। तो रूट कनाल आपने कराया, उसके बाद आपने कैप लगवाया, द टूथ इज़ गोइंग टू लास्ट यू लॉन्ग। ऐसा कुछ भी नहीं है कि रूट कनाल करवा लिया, कैप निकल गई, फिर कैप लगवाया नहीं और फिर दांत सड़ गया तो रूट कनाल फेलियर हो गया, ऐसा नहीं होता। अगर आपका रूट कनाल ठीक से किया हुआ है, वो दांत आपको आगे के 20-25 साल कोई प्रॉब्लम देने नहीं वाला है। इन दैट केस यू आर सेविंग अ टूथ, राइट। अब इन केस आपने टूथ निकलवा लिया है, ठीक है, नहीं हुआ, सड़ गया, दांत निकलवा लिया है, देन द बेस्ट ऑप्शन फॉर रिप्लेसमेंट इफ़ द कंडीशन परमिट्स इज इम्प्लांट। इम्प्लांट जो चीज़ है ना, इट्स लाइक सेविंग रेस्ट ऑफ योर टूथ एंड जस्ट रिप्लेसिंग द टूथ यूव रिमूव्ड। एक होता है टूथ रिप्लेसमेंट का ऑप्शन, ब्रिज होता है, जिसमें कि आसपास के दांत का सपोर्ट लेके आप एक दांत को सस्पेंड कर देते हो, जो दांत वहाँ पर नहीं है मसूड़े पे उसको सस्पेंड कर देते हो। दैट इज़ एग्जैक्टली लाइक अ पुल होता है ना, हिंदी में ब्रिज को पुल बोलते हैं, कि दो तरफ से कोई होल्ड करके रखा है और बीच में एक जाने का रास्ता है, बीच में एक चीज़ सस्पेंडेड है। सो ब्रिज इज़ दैट। बट ब्रिज में क्या करना होता है, ब्रिज में यू हैव टू रिड्यूस द टीथ दैट आर प्रोवाइडिंग सपोर्ट, उनको छोटा करना पड़ता है, उन पे कैप लगाओगे और साथ में आप एक दांत को अटैच करोगे। तो जो आपके दांत, वो जो अच्छे दांत थे, उनका जो नेचुरल एनामल कट करना पड़ा है, दैट इज़ लॉस्ट एनीवेज। अब वो वापस नहीं आने वाला, एनामल वंस लॉस्ट इज़ लॉस्ट, इट वोंट कम बैक, राइट। तो वो चीज़ है जो हमें अवॉइड करनी है, तो उसके लिए इम्प्लांट बनाए गए हैं। इम्प्लांट इज़ बेसिकली अ स्क्रू दैट गोज इन टू दिस बोन विच विल एक्ट एज द रूट ऑफ द टूथ, राइट। उसने जड़ की तरह काम किया, आपने उसके ऊपर दांत को लगा दिया एंड यू सॉर्टेड। आपको उसका आस पास के दांत के सपोर्ट का कोई लेना देना नहीं है, इन वेरी सिंपल लैंग्वेज। तो आप अपने नेचुरल दांतों के इनामल को, नेचुरल दांतों को बचा रहे हो जब आप इम्प्लांट पे जा रहे हो। एंड जो आप कॉस्ट की बात करो, तो कॉस्ट मोर और लेस आपको सेम ही पड़ेगी। जब आप एक ब्रिज लगाओगे, there is hardly a difference of 20 to 25% which goes with implants, and implants are very long lasting, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, because the metal that is used in the implants is very much compatible with your body, इसलिए ये थोड़ा सा expensive treatment है, but this is the best option out there for these days. Even implant supported आप बत्तीसी भी लगवा सकते हो, which is the fixed complete dentures, वो भी आप लगवा सकते हो, which is a very good option these days. राइट। मैम, स्माइल डिज़ाइनिंग क्या होती है? और सुना है कि बहुत सारे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ ये ट्रीटमेंट लेते अपने दांतों को और सुंदर बनाने के लिए, तो इसका प्रोसेस क्या होता है? सी, स्माइल डिज़ाइनिंग इज़ बेसिकली आपके फेस के अकॉर्डिंग, आपके जेंडर के अकॉर्डिंग, आपके ऊपर कौन से दांत का शेप, साइज़ एंड कलर बेस्ट सूट करेगा। सो देयर इज़ अ सॉफ्टवेयर विच कम्स इन हेयर, एंड उस सॉफ्टवेयर में देयर इज़ प्रॉपरली डिज़ाइंड कि आइडियली आपके दांत का अलाइनमेंट, आपके दांत का कलर, आपके दांत का शेप ऐसा होना चाहिए, एंड दिस विल बेस्ट सूट योर फेस, राइट। सो इट्स अकॉर्डिंग टू दैट। एंड स्माइल डिज़ाइनिंग इज़ बेसिकली सेरेमिक विनियर्स हम लगा सकते हैं। बेसिकली पतली सी ये सेरेमिक की लेयर होती है जो आपके दांतों के ऊपर चिपका दी जाती है विद द सीमेंट, आई वुड से इन अ लेमन लैंग्वेज इट्स बेसिकली द सीमेंटेशन ऑफ सेरेमिक विनियर्स। सो यू कैन डेफिनेटली ऑल्टर द शेप, साइज एंड कलर ऑफ योर टूथ। आपको लग रहा है दांत पीले हैं, विथ एवरी मेजर यू हैव ट्राइड ब्लीचिंग एंड एवरीथिंग, फिर भी आपको लग रहा है कि नहीं आपके दांत पीले हैं और मुझे इसे ठीक कराना है, तो यू कैन डेफिनेटली गिव इट अ शॉट। आप सामने के सिर्फ 6 दांत करा सकते हो, आप ऊपर नीचे के दांत करा सकते हो, यू कैन गो विथ इट। दीज आर सेरेमिक विनियर्स विच आर, जैसे वो बोलते हैं ना लैमिनेट्स और विनियर्स इंटीरियर्स वाले यूज़ करते हैं, सनमाइका टाइप
कि जो किसी चीज़ पे लगा दिया तो उसकी खूबसूरती को बढ़ा देता है, इज एग्जैक्टली द सेम थिंग कि आपने एक वुडन प्लैंक पे सनमाइका लगाया, नाउ यू कैन पुट इट अकॉर्डिंग टू यू, व्हाट डिज़ाइन यू वांट, व्हाट कलर यू वांट, राइट? सो द विनियर वर्ड इज द सेम एग्जैक्टली ओवर हेयर, इट वोंट कवर द होल टूथ। और उसमें जो एक कैप जो होता है जिसको हम क्राउन बोलते हैं, वो पूरे टूथ के सर्विसेज को कवर करता है। और उसमें जो हमें पूरा दांत को कट करना पड़ता है वो ज़्यादा कट करना पड़ता है। इन सेरेमिक वीनियर्स वे आर नॉट रिड्यूसिंग योर टीथ मच, हेयर एंड देयर थोड़ा सा हमें एक ऊपर की लेयर को हटा के, एंड वी हैव टू cement your veneers which are made in the lab. That is the process basically, and it will give you the desirable smile, and I would say why not. मतलब अगर कोई चाहता है अपनी स्माइल को अच्छा करना and it brings more confidence to you, why not? There is no harm in that, and like you smile with confidence. बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो अपनी स्माइल फोटो में दबा के रखते हैं, मुंह बंद करके फोटोज़ खिंचाते हैं, सिर्फ नॉर्मल सा स्माइल करके फ़ोटो खिंचाते हैं, बिकॉज दे आर वेरी मच कॉन्शियस अबाउट देयर टीथ कि मेरे टीथ का अलाइनमेंट अच्छा नहीं है, एक दांत बाहर है, एक ऐसा एक वैसा। तो जितना उस कन्फाइंस में आ सकता है वो हम डेफिनेटली कर सकते हैं। कलर चेंज कर सकते हैं, शेप चेंज कर सकते हैं, साइज़ चेंज कर सकते हैं। अलाइनमेंट बेसिकली बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होगा उससे। अलाइनमेंट के लिए यू विल हैव टू गो फॉर एन ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट और अलाइनर्स। ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट में जो ब्रेसेस होते हैं, अलाइनर्स होते हैं, वी कैन शिफ्ट टू दैट। बट येस, एंड देर आर सम स्नैप ऑन veneers these days where you can just snap those veneers, you can just wear them, we're going to a party, you need a good smile over there, you can just snap them. बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ आजकल स्नैप ऑन veneers भी कैरी करते हैं और घर आके आप उनको निकाल सकते हो। दैट कैन ऑल्सो बी डन। सो इट्स लाइक बोलते हैं ना कि इस एक्ट्रेस के दांत इतने अच्छे हैं, उस एक्ट्रेस, तो मैं ये नहीं बोल रही कि सबने कराया हुआ होता है, बट टिट्स एंड बिट्स कहीं ना कहीं होता है, एंड इट मेक्स देम लुक गुड, देन वाई नॉट जनरल पीपल। सब करा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। बट देर आर कन्फाइंस कि आपका दांत हिलना नहीं चाहिए, आपका दांत को उस चीज़ के लिए एप्ट होना चाहिए, बिल्कुल करा सकते हो। दैट इज़ द पॉइंट। अलाइनमेंट से मुझे ध्यान आया कि दांतों का अलाइनमेंट फिक्स करने के लिए ब्रेसिस एक चीज़ होती है जो डॉक्टर सजेस्ट करते हैं। वो होती क्या है, वो किस तरीके से ठीक करती है, फिक्स करती है? आपने देखा होगा बहुत सारे बच्चे जब बड़े हो रहे होते हैं उनके बड़े बड़े दांत दिखते हैं, बाहर आ रहे होते दिखते हैं। सो टीथ, जो परमानेंट टीथ का जो सिस्टम होता है ना, वो स्टार्ट होता है अराउंड 6 ईयर्स ऑफ एज से, वो कंटिन्यू करता है 13 ईयर्स ऑफ एज तक। इस एज में आप बच्चे के सारे परमानेंट दांत आते हैं। अब ऐसा होता है कुछ बच्चों में कि जिनमें आगे पीछे दांत होते हैं, जॉ में स्पेस बराबर नहीं है, दांत आगे पीछे हो गए, अलाइन प्रॉपर नहीं है, प्रॉपरली दांत इरप्ट होने के पहले ही, मुंह में नया दांत आया उसके पहले ही उसका मिल्क टूथ चला गया, बहुत टाइम से मिल्क टूथ नहीं है। तो उन केसेस में दांतों को एक लाइन में लाने के लिए, ताकि वो स्माइल अच्छी दिखे, दांत मुंह के कन्फाइंस से बाहर नहीं दिखें, लिप्स के कन्फाइंस से बाहर नहीं दिखें, उसके लिए हम ब्रेसेस का इस्तेमाल करते हैं। ब्रेसेस इज़ बेसिकली वायर के पुल से वी जस्ट मूव द टूथ इन द डिज़ायरेबल पोजिशन, राइट? तो जैसे दांत बाहर हैं, हमें उन्हें अंदर लेना है, तो वील अटैच सम ब्रैकेट्स विच इज़ फॉर होल्डिंग द वायर्स, और उस वायर से हम उसको अंदर ले लेंगे। ओके। तो दांत अपनी पोजीशन से मूव करके अंदर आ जाएगा। नाउ टॉकिंग अबाउट द ड्यूरेशन ऑफ दिस ट्रीटमेंट, ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट टेक्स अराउंड 1.5 years. बेसिकली द ट्रीटमेंट इज मोस्टली कंप्लीट इन 1 year, बट देन दांत जो आपने नेचुरल चीज़ को उसकी पोजीशन से मूव किया है, उस चीज़ को स्टेबिलाइज होने में अगले 6 महीने हम उन ब्रेसेस को लगा कर रखना चाहते हैं। सो दिस इज़ बेसिकली द कंसेप्ट ऑफ ब्रेसेस विच क्रिएट्स वंडरफुल रिजल्ट्स। आपके नेचुरल दांत हैं, आपने उसमें कोई कटिंग नहीं करी है, कुछ नहीं करी है, उसको हमने अंदर ले लिया। ब्रेसेस में जनरली पेशेंट्स का डाउट ये होता है, और बहुत सारे पेशेंट्स पीछे हटते इसलिए हैं कि दांत तो बाहर है मैडम, अंदर लेना है। जब आप कोई चीज़ बाहर है, आपको उसको अंदर लेना है, तो अंदर स्पेस क्रिएट करनी पड़ेगी। आपके दांत आगे पीछे हैं और स्पेस बिल्कुल भी नहीं है, चिपके हुए हैं, आपको उसके लिए स्पेस क्रिएट करनी पड़ेगी। उस प्रोसेस में हमें छोटी वाली दाढ़ हम बोलते हैं, वो दांत निकालने पड़ते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स। तो वो जब निकलते हैं तो पेशेंट का ये डाउट आता है, आपने तो ओरिजिनल दांत निकाल दिया, अब हम चबा कैसे पाएंगे?
सो हम वही दांत निकालते हैं जो आपके चबाने के उतने काम में नहीं आएगा, एंड वी आर क्रिएटिंग स्पेस बिकॉज वी वांट स्पेस. उससे जो स्पेस मिलता है उससे हम आगे के दांतों को पीछे लेते हैं, एंड दैट स्पेस इवेंचुअली गेट्स कवर्ड अप आफ्टर योर ऑर्थो ट्रीटमेंट. ऑर्थो ट्रीटमेंट बोलते हैं, ब्रेसेस ट्रीटमेंट बोलते हैं, हमारी लैंग्वेज में ऑर्थो ट्रीटमेंट बोलते हैं. सो दैट विल इवेंचुअली गेट कवर्ड अप एंड एवरीथिंग विल बी ऑल राइट. तो उस चीज़ से बिल्कुल नहीं डरना चाहिए. हाँ, बच्चे को थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट होता है. बच्चे शुरू में बोलते हैं कि मैम पेन हो रहा है या दांत क्लीन नहीं कर पा रहे हैं प्रॉपरली. सो हेयर कम्स द रोल ऑफ वाटर फ्लॉसर अगेन. आप वाटर फ्लॉसर को यूज़ कर सकते हो ब्रेसेस के साथ, एंड इट विल बी आपकी क्लीनिंग प्रॉपर होगी, क्योंकि दांत पे कुछ लगा हुआ है, ब्रश नहीं कर पा रहे हैं, गम्स की स्वेलिंग हो जाती है. इन बिटवीन भी आप क्लीन करा सकते हो. निकलने के बाद तो होता ही है, ब्रेसेस निकलने के बाद, और आप वाटर फ्लॉसर यूज़ कर सकते हो. सो दैट इज़ द थिंग. देन कुछ होते हैं कि हमें रोज़ पब्लिकली जाना है एंड स्टिल आई वॉन्ट टू गेट माई टीथ इन अ लाइन. पब्लिकली जाना है. कुछ ऐसे केसेस हैं जहाँ पर थोड़ा ही अलाइनमेंट प्रॉपर नहीं है. उन केसेस में हम अलाइनर्स यूज़ कर सकते हैं, विच इज़ अ क्लियर प्लास्टिक थिंग. आप अपने दांतों पर पहन के उसको आपके वर्क प्लेस पर जा सकते हो. द वेरेबिलिटी, इसको आपको पहनना पड़ता है 18 से 20 घंटे, एंड घर आकर आप उसको निकाल कर रख सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है. एंड वो भी आपके दांतों को धीरे धीरे वेरियस सेट्स ऑफ अलाइनर्स जो आपको मिलते हैं, आपके जैसे जैसे दांत अलाइन होते जाएंगे वैसे वैसे आपके अलाइनर्स का साइज़ चेंज होता जाएगा. तो देयर आर सम 10 to 12 सेट्स ऑफ अलाइनर्स जो आपको पहनना है. फिर आपका दांत का उतना मूवमेंट हो गया, देन यू स्विच टू द नेक्स्ट अलाइनर पेयर एंड यू वेयर दैट, एंड द रिजल्ट्स आर क्वाइट गुड. एंड दिस इज़ द ट्रीटमेंट इज़ ऑन वेरी मच हाइप, क्योंकि दिखता नहीं है. आपने पहना भी तो आप देख के बोलोगे नहीं कि आपने अपने दांतों पे कुछ लगाया हुआ है. सो फॉर पब्लिक स्पीकर्स वेर इन बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं बोलूँगी मैं कि एकदम दांत बाहर हैं बहुत और उसको हम अलाइनर से ठीक कर रहे हैं, वो मैं नहीं बोलूँगी. बट जो थोड़ी बहुत स्पेसिंग है, थोड़े से आगे पीछे दांत हैं, वो हम अलाइनर से ठीक कर सकते हैं. उसमें भी कभी कभार हमें होता है कि दांतों के बीच से थोड़ा सा इनामल को कट करना पड़ता है, जस्ट टू क्रिएट द स्पेस विच इज़ वेरी मिनिमल एंड विच इज़ टॉलरेबल बाय द पेशेंट. तो वो कर सकते हैं. सो अलाइनर्स इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन दीज डेज, कि आपका ट्रीटमेंट भी चल रहा है और किसी को पता भी नहीं चल रहा. ऐसा होता है. समटाइम्स द पेशेंट कम्स, और आया है पेशेंट और एक वीक में यूएस जाना है या 2 वीक्स में यूएस जाना है, वापस जाना है, हम बाहर रहते हैं, कनाडा रहते हैं, यहाँ वहाँ, तो हम उस चीज़ में दे सकते हैं. वी कैन गिव दो सेट्स टू द पेशेंट एंड वी कैन एक्सप्लेन द पेशेंट कि इसके बाद आपको ये यूज़ करना है, इसके बाद ये, इसके बाद ये. तो आप इंडिया से भी वहाँ पर ट्रीटमेंट कर सकते हो पेशेंट का. दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ अलाइनर्स आई वुड से. एंड इट्स नॉट विजिबल, क्लियर प्लास्टिक की शीट होती है. तो दैट इज़ द गुड पार्ट अबाउट इट. That is the good part about the orthodontic treatment also. And orthodontic treatment is I would say it's the best treatment. अगर आपको अलाइन, और फिर ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट में भी यू हैव काइंड्स ऑफ ब्रेसेस, लाइक एक मेटेलिक ब्रेसेस होते हैं जो स्टील का ही पूरा दिखता है, वायर भी स्टील का होता है और उसका ब्रैकेट भी स्टील का होता है, जो आपके दांत पे उस वायर का स्लॉट भी स्टील का होता है. फिर आपके सेरेमिक ब्रेसेस भी आते हैं जिसमें आपका स्लॉट सेरेमिक का होता है, जो आपके दांत के कलर से मैच करता है. तो उसमें आप सिर्फ वायर आपका दिखने वाला है, दूर से कुछ नहीं दिखने वाला है. तो ये सब मॉडिफिकेशंस आ चुके हैं जहां आपका ट्रीटमेंट भी ऑन गोइंग रहेगा और आपका काम भी होता रहेगा, विच विल नॉट इंटरप्ट. देन कमिंग टू द करेक्ट एज, ये बोल सकते हैं कि करेक्ट एज जब हमें कराने चाहिए. सो आई वुड से 13 to 18 ईयर्स इज़ द बेस्ट एज वेयर दिस ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट शुड बी डन. उस एज में एक तो बच्चे स्कूल वाली एज में होते हैं, बच्चों को उतनी हेजिटेशन नहीं होती है कराने में कि चलो ठीक है सभी बच्चों का हो रहा है, हमारा भी हो रहा है. स्कूल में कोई भी बच्चा अपने आप के लुक्स को लेकर उतना कॉन्शियस बहुत ज़्यादा नहीं होता है कि नहीं ये गंदा दिख रहा है. तो बाय दैट एज वो ट्रीटमेंट हो जाना चाहिए. प्लस द बोन इज़ वेरी प्लायबल. हमारी जो हड्डी होती है, जो हमारे दांत होते हैं, उन सबको हम अपने हिसाब से मोल्ड कर सकते हैं. वंस यू क्रॉस 18, उसके बाद भी ट्रीटमेंट्स होते हैं एंड द रिजल्ट्स आर वेरी गुड. बट 18 ईयर्स की एज के पहले अगर आपने करा लिया तो ट्रीटमेंट आउटकम्स आर रियली गुड एंड इट गोज़ ऑन फॉर लॉन्ग. सो दैट इज़ द एज जब सारे परमानेंट 13 ईयर्स बेसिकली सारे परमानेंट दांत आ जाते हैं. क्योंकि कभी कभी ना, मोस्ट ऑफ द केसेस में होता है कि सेल्फ करेक्टिंग मैलोक्लूजन बोलते हैं हम इसको. आपके जब ऊपर से दूसरे दांत आ रहे होते हैं, वो आपके जो दांत बन चुके होते हैं उनकी रूट्स को हिट करते हैं तो नीचे के दांत फ्लेयर अप हो जाते हैं. फिर जब वो पूरे आ जाते हैं तो वो उसके
जो मुंह में पार्ट दिख रहा है उसको हिट करते हैं तो वो दांत वापस चिपक जाते हैं. सो ये सब जब प्रोसेस पूरा हो जाता है उसके बाद हमें ब्रेसेस करवाना चाहिए कि बिकॉज यू हैव द फाइनल टीथ इन योर हैंड एंड नाउ गो फॉर द ब्रेसेस इफ यू नीड. दैट इज़ द होल एसेंस ऑफ इट एंड इट्स अ ब्यूटिफुल ट्रीटमेंट. कुछ टाइप्स ऑफ ब्रेसेस होते हैं, अलग अलग टाइप्स के दिस ब्रेसेस. इज़ व्हाट आई टोल्ड यू. मेटेलिक होते हैं, सेरेमिक होते हैं, देन रिटेनर्स होते हैं, रिमूवेबल ब्रेसेस भी आते हैं, रिटेनर्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं. वॉट इज़ एप्ट फॉर यू आपका डेंटिस्ट आपको बिल्कुल बताएंगे. इफ़ यू आर कंफर्टेबल विथ मेटालिक ब्रेसेस देर इज़ नथिंग लाइक इट. इफ़ यू आर कंफर्टेबल विथ सेरेमिक ब्रेसेस यू कैन गो फॉर इट. अलाइनर्स का केस है तो अलाइनर होगा. राइट. जिस चीज़ से रिजल्ट मिलेगा वो करना है. बेसिकली अपने जो आपके डॉक्टर बता रहे हैं उनकी सुन के वो करना है. एंड देन वन मोर पॉइंट ओवर हेयर इज़ डोंट रोम अराउंड टू टू मैनी डेंटिस्ट. पेशेंट्स क्या करते हैं, एक डेंटिस्ट का व्यू ले लिया, फिर गूगल कर लिया, फिर दूसरे डेंटिस्ट को चेक करने गए कि ये क्या बोल रहा है और इसको कितना आ रहा है, फिर तीसरे के पास गए. और इस पूरे प्रोसेस में आप पहले वाले के बारे में जो व्यूज़ हैं आपके वो आप दूसरे डेंटिस्ट को बताएंगे, फिर तीसरे डेंटिस्ट को बताएंगे और फिर चौथे डेंटिस्ट को बताएंगे. तो यहाँ मेरी सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है कि ट्रस्ट अ सिंगल पर्सन एंड ट्रस्ट दैट पर्सन होली एंड सोली. अगर आप एक प्रॉपर डॉक्टर को दिखाकर उन पर ट्रस्ट करो और कंसिस्टेंटली जो वो बोल रहे हैं वो करते जाओ तो यू डोंट नीड टू रोम अराउंड फॉर सो मेनी पीपल. क्योंकि कोई भी डॉक्टर होगा वो कभी आपका गलत ट्रीटमेंट नहीं करेगा. उसको ये नहीं चाहिए कि मेरा पेशेंट गलत ट्रीटमेंट यहाँ से लेकर जाए और 10 और लोगों को रोक दे यहाँ आने से. राइट. हर डॉक्टर अपना बेस्ट करेगा, पर पेशेंट के मन में ये व्यू बन जाता है कि ये डॉक्टर ने मेरा गलत किया था और ये डॉक्टर ने मेरा अच्छा किया था. तो दैट शुड नॉट बी द केस. एवरी डॉक्टर इज़ डूइंग द बेस्ट थिंग दे कैन एंड एवरी पेशेंट इज़ डूइंग द बेस्ट थिंग दे कैन डेफिनेटली. बट हाँ, चेंज करने से कंसिस्टेंसी ख़राब. आपने 2 सिटिंग किसी और डॉक्टर से करा ली है, फिर आप किसी और डॉक्टर से करा रहे हो, तो दैट इज़ नॉट द केस. गो विद अ सिंगल डॉक्टर, गो विद देम एंड ट्रस्ट देम कम्प्लीटली फॉर योर प्रोसीजर्स. दैट इज़ द थिंग आई वुड लाइक टू से टू एवरीबॉडी. बिकॉज नो डॉक्टर वुड थिंक कि यार नहीं, ये पेशेंट का काम मुझे ख़राब क्यों करेगा कोई भी. Everybody wants to relieve the pain, everybody wants to solve your problems basically. And on that, on the contradictory part, I would definitely say doctors को भी कि every treatment explained to the patient is the best thing you can do. पेशेंट को सारी चीज़ें हम एक्सप्लेन करके करते ही आ रहे हैं. अगर पेशेंट को भी कोई डाउट है, पेशेंट आपसे पूछ रहा है, आप एक बार नहीं 100 बार एक्सप्लेन करो पेशेंट को. कोई भी प्रोसीजर है, मान लो विजडम टूथ एक्सट्रैक्शन है, व्हेन पेशेंट्स कम टू मी फॉर अ विजडम टूथ एक्सट्रैक्शन आई टेल देम कि इसके बाद स्वेलिंग आने वाली है, इसके बाद थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट रहने वाला है अगले 3-4 दिन के लिए. आपने पेशेंट को मेंटली प्रिपेयर किया है. द पेशेंट इज़ मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर दैट. द पेशेंट विल नेवर कम बैक टू यू एंड से कि आपने तो ये बोला ही नहीं था कि ये सब होगा. नेवर एवर लाई टू द पेशेंट. अगर ट्रीटमेंट का जो डिस्कम्फर्ट पार्ट है, यू नीड टू एक्सप्लेन इट टू द पेशेंट, देन ओनली द पेशेंट विल ट्रस्ट यू. सही बात है. मैंने बोला कि यार इसके बाद मैंने आपका रूट कनाल किया है, हो सकता है कि आपको आज रात में पेन हो, सो यू हैव टू टेक दीज मेडिसिन. तो मेंटली कहीं आप उस चीज़ के लिए प्रिपेयर्ड हो कि मैम ने तो बोला था कि पेन होगा और अब मुझे हो रहा है, मैं ले लेती हूँ दवाई. सो यू विल नॉट ब्लेम द डॉक्टर कि नहीं आपने तो कुछ बोला ही नहीं था ऐसा है, हमारे साथ ऐसा हो रहा है. एंड आई वुड ऑल्सो से कि प्रिपेयर द पेशेंट फॉर वर्स, कि भाई स्वेलिंग थोड़ी ज़्यादा आएगी और उसमें अगर स्वेलिंग कम आती है तो पेशेंट इज़ वेरी हैप्पी. हाँ. कि बोला ज़्यादा था, आई तो कम, इतना तो कोई प्रॉब्लम हो ही नहीं रही है. तो द डॉक्टर इज़ ऑल्सो हैप्पी, द पेशेंट इज़ ऑल्सो हैप्पी एंड इट्स अ हेल्दी रिलेशनशिप. सही बात है. दिस इज़ वॉट आई प्रेफर इन माई क्लिनिक. आई ऑलवेज टेल द पेशेंट, इवन इफ आई हैव टू डू अ सिंपल क्लीनिंग, मैं पेशेंट को बोलती हूँ हल्का सा सेंसिटिव आपको लगेगा, आपको हिलना नहीं है, आप अपना हाथ ऊपर कर देना, मैं रुक जाऊँगी. एंड लाइक डू इट एज पर द कम्फर्ट ऑफ द पेशेंट. अगर पेशेंट बोल रहा है कि मुझे एनेस्थीसिया में दर्द हो रहा है, मतलब उसको दर्द हो रहा है, तो हमें क्रॉस चेक करने की ज़रूरत है कि यार अगर पेशेंट बोल रहा है पेन है तो पेन होगा डेफिनेटली, है ना. पेशेंट बोल रहा है मुझे डिस्कम्फर्ट है, आप 5 मिनट रुक जाओ. When the patient is comfortable, start your procedure again. This is what everybody does, but I'm just repeating the things. कि वो चीज़ें पेशेंट के लिए बहुत कंफर्टेबल हो जाती हैं. द पेशेंट इज़ देन ओपन टू यू फॉर रेस्ट ऑफ द ट्रीटमेंट. एंड आपने पहले बार में ही अगर पेशेंट को ज़बरदस्ती कर दिया कि नहीं ये तो होता ही है, इतना तो होगा ही, द पेशेंट इज़ नेवर गोइंग टू कम बैक टू यू. दैट इज़ द थिंग. एंड पीडो पेशेंट, स्पेशली बच्चों में ऐसा होता है कि
पहली बार आया है बच्चा, अगर उसको पेन है, आपने मेडिकेशन दिया, यू जस्ट से हाय हेलो, आपने पेशेंट को उतना कंफर्टेबल कर दिया अपने साथ, द नेक्स्ट टाइम द पेशेंट इज गोना सिट ऑन योर चेयर एंड ओपन हिज माउथ बाय हिमसेल्फ. पहली ही बार में आपने ड्रिल दिखा दिया, डर के भाग जाएगा. बट ऐसा भी है, और आजकल के बच्चे होते हैं, कुछ बच्चे, अभी देयर इज अ 4-year-old गर्ल हु इज कमिंग टू मी, वो आराम से अपना मुंह खोल के पूरा रूट कनाल करा लेती है. अच्छा. हाँ, मतलब वो नहीं घबराती है. बट कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो डॉक्टर को देखकर घबरा जाते हैं, एंड मोस्ट ऑफ द किड्स आर लाइक दैट, वो डॉक्टर को देखकर रोने लग जाते हैं. सो फर्स्ट यू नीड टू बिल्ड अ गुड रैपॉर्ट विद द पेशेंट. आपने बच्चे से थोड़ी बात करनी है, उसको थोड़ा बहुत आपकी डेंटल चेयर की चीज़ें दिखानी है, and then you start the treatment, is gonna go well. But a 4-year-old needing root canal? Yes, because the tooth was decayed. पस आ रहा था उसमें. Okay. So I needed to get that root canal done. So these are exceptional cases? I won't say exceptional, but yeah, a 4-year-old is ठीक है, थोड़ा सा रेयरिटी होती है, बट इट्स फाइन. मुझे टूथ सेव करना है उसका, एंड शी इज़ कम टू मी एट द राइट टाइम, तो ठीक है. थोड़ा सा पहले भी आ सकती थी, बट ठीक है. बट शी इज़ गेटिंग हर ट्रीटमेंट डन वेरी कामली, कूलली. शी कम्स, शी सेज हाय, शी विल सिट देयर, गेट हर थिंग्स डन. एंड ऐसे में अगर आपने बच्चे को कुछ एक गोल्ड मेडल का रिवॉर्ड दे दिया कि यू बिहेव्ड वेरी वेल, द किड इज़ वेरी हैप्पी एंड विल गेट द ट्रीटमेंट डन वेरी नाइसली. और आपको कहीं भी बाहर दिख जाएगा, हाय ज़रूर बोलेगा आपको बच्चा, हेलो मैम. द किड्स आर लाइक दैट. मेरी कॉलोनी में जितने बच्चे हैं जिनको मैंने ट्रीट किया, वो बोलते हैं, कभी भी मुझे कहीं दिखते हैं, दे से हाय. दूसरा एक मैंने केस एनकाउंटर किया था जहाँ पर एक पेशेंट आए मेरे पास और उनको अपर टिथ में पेन था, पोस्टीरियर, पीछे वाले दाढ़ में. तो ही सेड कि मुझे ये करना है, पर इसमें मुझे स्वेलिंग आएगी, क्योंकि पहले भी मुझे इस ट्रीटमेंट में मैंने कहीं करवाया था और स्वेलिंग आई थी. सो आई सेड वाई. मैंने कहा पस था, कुछ था, बोले नहीं. सो आई थॉट ठीक है, इन्फेक्शन होगा, स्वेलिंग आई, ठीक है. Now when the next day I was starting the treatment of the patient came to me and said कि मुझे, I was just loading my anesthesia. मैंने सब पूछ लिया, आपको कोई बीमारी है, कुछ है? तो पेशेंट said no. ठीक है. अब मैंने एनेस्थीसिया लोड किया एंड द पेशेंट इज़ लाइक कि मैम मुझे लोकल एनेस्थीसिया से एलर्जी है. मैंने बोला अच्छा फाइन, थैंक यू, दैट्स वेरी करेक्ट टाइम यू आर टेलिंग मी कि एलर्जी है. इंजेक्शन के बाद बताते तो ज़्यादा मैं पैनिक हो जाती शायद. Now I said, how do you know you have an allergy to local anesthesia? He said, I got my treatment done some time back and मुझे यहाँ पर इतनी swelling आ गई थी जैसे ही उन्होंने इंजेक्ट किया, and the swelling went off in 7 to 8 days. उसके कॉन्ट्राडिक्टरी उन्होंने एक और इंजेक्शन लगाया और उसको बोला कि उससे swelling कम होगी, पर फिर भी मेरी swelling 7 दिन थी. Now the point here is कि कुछ ना कुछ मिस्टेक हुई है, एकदम से सिर्फ एक पार्ट पर स्वेलिंग आई है. अगर एनेस्थीसिया से एलर्जी होती तो रेडनेस आती, कुछ भी होता, पेशेंट डिजी होता, फेंट होता, कोई और प्रॉब्लम होती, फुल फेस पे स्वेलिंग आती, कुछ तो होता, कुछ भी नहीं था. एंड देन दे टोल्ड फॉर द अपर टूथ. तो अपर टूथ का इंजेक्शन बेसिकली देयर वाज सम मिस्टेक इन द इंजेक्शन वेर इन द पेशेंट गॉट अ स्वेलिंग इंस्टेंटली. पहले स्वेलिंग में नहीं गया था पेशेंट, ट्रीटमेंट के बाद तुरंत बाद स्वेलिंग आना. और फिर मुझे वो इंजेक्शन लगाया गया, मैडम आपके पास वो इंजेक्शन है या नहीं. सो दिस केस आई फाउंड वॉज आर केस ऑफ नेग्लिजेंस, डेंटल नेग्लिजेंस. एंड देन यू आर एक्सप्लेनिंग टू द पेशेंट कि आप कहीं भी किसी डेंटिस्ट के पास जाओ तो उनको बता देना कि मुझे एलर्जी है और मुझे स्वेलिंग आ जाती है, तो मुझे यही टाइप का एनेस्थीसिया लगाना है. सो हेयर आई फेल्ट वेरी बैड फॉर दैट पेशेंट. I didn't do the treatment that day. I just did a patch test on his hand. अगर ये यहाँ पर थोड़ा सा मैंने इंजेक्ट किया एंड आई जस्ट मार्क्ड इट. आई सेड यहाँ पर अगर रेडनेस या स्वेलिंग आती है विदिन 24 hours, आई विल बिलीव दैट यू हैव एन एलर्जी टू लोकल एनेस्थीसिया. बिकॉज आई हैव बीन प्रैक्टिसिंग फ्रॉम द पास्ट 13 years. मुझे एक भी केस आज तक ऐसा नहीं आया जिसने बोला हो कि लोकल एनेस्थीसिया एलर्जी है. इट्स 1 in millions. तो आज तक मुझे ऐसा कोई केस एनकाउंटर नहीं हुआ था. सो the next day patient came and there was nothing, no redness, nothing. तो यहाँ पर ये आया कि आपकी इंजेक्शन टेक्निक शायद थोड़ा सा इंजेक्शन अंदर लग गया, विच क्रिएटेड एक बोलते हैं खून का थक्का अंदर जम गया, विच क्रिएटेड दैट स्वेलिंग. यू कुड हैव देन एंड देयर टोल्ड टू द पेशेंट
कि इंजेक्शन थोड़ा थोड़ा अंदर चला जाता है, कभी कभार किसी पेशेंट को ऐसे स्वेलिंग आ जाती है विच विल गो ऑफ बिकॉज इट डिड नॉट नीड एनी मेडिकेशन. ऑन द टॉप ऑफ दैट यू आर पुटिंग एन इंजेक्शन एंड यू आर मिसगाइडिंग द पेशेंट कि आपको ऐसा हुआ है. सो इट्स वेरी नेसेसरी कि कभी आप भगवान तो हो नहीं, आप भी इंसान हो, हम भी इंसान हैं, हम डॉक्टर हैं ठीक है, लेकिन हमसे भी गलती हो सकती है, राइट? अगर आपने वहाँ पर पेशेंट को ये बोल दिया होता तो ये मिथ कभी क्रिएट होता ही नहीं उसके मन में कि मुझे एलर्जी है. किसी और डेंटिस्ट के पास जाकर वो ये चीज़ बोलता ही नहीं. वो ये बोलता कि आप थोड़ा सा इंजेक्शन आराम से लगाना, पिछली बार थोड़ा अंदर चला गया था एंड मुझे स्वेलिंग आ गई थी. तो वो चीज़ अब उसने आके मुझे बोली तो मुझे यही लगा कि कभी भी पेशेंट को इस तरह से मिसगाइड नहीं करना चाहिए. आप अपनी गलती एक्सेप्ट कर लो वहाँ पर कि थोड़ा सा इंजेक्शन अंदर चला गया, या मे बी आपकी थोड़ी सी वेन्स थोड़ी ज़्यादा सुपरफिशियल थी या नर्व थोड़ा बहुत ज़्यादा सुपरफिशियल था जिसके कारण ये मिसहैप हुआ है, एंड विच इज़ ऑल टुगेदर वेरी क्योरेबल एंड इट वोंट क्रिएट एनी पेन एंड नथिंग. तो दिस इज़ द पार्ट ऑन द डॉक्टर्स पार्ट आई वुड से कि बी ऑनेस्ट टू योर पेशेंट्स. राइट, दिस इज़ अ केस ऑफ ऑनेस्टी, राइट? अगर आप ऑनेस्ट हो द पेशेंट विल डेफिनेटली अप्रिशिएट यू. अब यहाँ पर जो डॉक्टर का इंप्रेशन क्रिएट हुआ है इन द पेशेंट्स मेमोरी, अब वो उस डॉक्टर के पास कभी नहीं जाने वाला है. बिल्कुल. और वो जो आपकी नेगेटिव पब्लिसिटी हुई है और 10 लोगों में, जिसको वो हर जगह जाके बोलने वाला है कि उनने तो मेरा ऐसा कर दिया था, वो अलग नेगेटिव पॉइंट. तो ऑलवेज बी ऑनेस्ट टू योर पेशेंट्स. दिस इज़ व्हाट आई फील शुड बी देयर. आपको उनके प्रेस्क्रिप्शन पर भी मेंशन कर देना चाहिए कि भाई ऐसा 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 हुआ था and this patient suffered from this particular thing. So the other doctor who's seeing your patient will appreciate you कि आपने कोई गलती करी है and you've admitted your mistake. तो दिस शुड बी द केस एंड सिमिलरली गोज विद द पेशेंट्स. मतलब आपका पेशेंट आया है, आप किसी डॉक्टर के पास जा रहे हो, आपको कोई भी सिस्टेमिक प्रॉब्लम है, गो स्पीक टू योर डॉक्टर अबाउट इट. आपको डायबिटीज़ है, आपको हाइपरटेंशन है, आपको थायराइड है, आपको कुछ भी है, जस्ट गो स्पीक टू योर डॉक्टर अबाउट इट एंड से. कोई भी प्रोसीजर स्टार्ट करने के पहले यू शुड स्पीक टू द डॉक्टर अबाउट इट, क्योंकि कभी कभार वो प्रोसीजर्स हमारे प्रोसीजर्स में इंटरफेयर करते हैं एंड द आउटकम ऑफ द ट्रीटमेंट इज़ नॉट वेरी गुड. और फिर पेशेंट बोलते हैं अरे हाँ वो तो था. कभी कभार पेशेंट्स ऐसा होता है कि ब्लड थिनर्स पे होते हैं, हार्ट पेशेंट्स. बहुत सारे कोलेस्ट्रॉल जो कि आजकल बहुत कॉमन है, तो कोलेस्ट्रॉल की दवाइयों के साथ ब्लड थिनर्स दिए जाते हैं टू प्रिवेंट द ब्लॉकेज ऑफ आर्टरीज. ठीक है, तो उस सिचुएशन में पेशेंट हमें बताता नहीं है, नहीं कुछ नहीं खाया मैम, कुछ नहीं, हम कुछ दवाई लेते ही नहीं है, आज तक ज़िंदगी से कोई बीमारी हुई नहीं है. आपने वो बताया ही नहीं कि आप कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट ले रहे हो. आपने बोला हमारा दांत निकाल दो. अब डेंटिस्ट पागल हो रहा है कि इनकी ब्लीडिंग कैसे कंट्रोल करे. राइट. तो ये पेशेंट की बहुत बड़ी गलती होती है कभी कभी कि आपने हमें मेडिकेशन यू डिड नॉट, आपको पता ही नहीं था कि उसमें ब्लड थिनर था. आप पहले ही डॉक्टर को लाकर अपना प्रेस्क्रिप्शन बता देते कि मैं ये दवाई ले रहा हूँ, तो वो डॉक्टर उस हिसाब से ट्रीटमेंट प्लान करते हैं. बिल्कुल. तो एक ये चीज़ है कि डॉक्टर इज़ नॉट अवेयर ऑफ व्हाट ड्रग्स आर यू टेकिंग. पूछने के बाद भी आप नहीं बता रहे हो, दैट शुड नॉट बी द केस. तो मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे ये था कि आप जनरल ओरल हेल्थ की एडवाइस, हाइजीन बेसिकली फॉर ऑल द एज ग्रुप्स क्या दोगे? 2 टाइम्स ब्रशिंग तो सबको पता है. सुबह ब्रश करना है, रात में ब्रश करना है, सोने से पहले ब्रश करके सोना है. फिर भी फॉलो नहीं करते हैं सब लोग, ये अलग बात है. ब्रशिंग टेक्निक मैंने आपको बताई. द थर्ड थिंग विच आई वुड लाइक टू स्ट्रेस ऑन, कभी कभी पेशेंट आते हैं मैडम हम तो गुटखा भी नहीं, आंटीज़ आती हैं डेफिनेटली बहुत सारी कि मैम हम तो गुटखा भी नहीं खाते, तंबाकू भी नहीं खाते, फिर हमारे दांत क्यों ऐसे स्टेन हो रहे हैं. को रियलाइज़ नहीं होता, लेकिन आपकी जो चाय, कॉफ़ी, ग्रीन टीज़ जो आप दिन भर लेते हो वो आपके दांतों में स्टेनिंग क्रिएट करती हैं. एंड देन देयर इज़ अ वेरी बिग मिथ कि चाय के ऊपर पानी नहीं पीना है. बिग मिथ. ठंडे के ऊपर गर्म मत करना, गर्म के ऊपर ठंडा नहीं करना. आई एम नॉट सेइंग कि आप पूरा पानी पियो, बट यू कैन एटलीस्ट गो फॉर अ रिंस. जो भी पिगमेंटेड प्रोडक्ट्स आप अपने मुंह में डालते हो, दैट स्टेज ऑन योर टूथ फॉर अ वाइल एंड दैट क्रिएट्स द स्टेन्स ऑन योर टीथ. These stains not treated at the correct time will become intrinsic, will go inside your teeth and become permanent. ठीक है, तो दिस इज़ द पॉइंट विच आई वुड लाइक टू से कि कॉफ़ी, चाय, इन सब चीज़ों के बाद आपको एक बार कुल्ला करना है. बच्चों के लिए भी आई वुड से कि बहुत पेरेंट्स होते हैं जो बच्चों को रात में दूध की बॉटल लगाई एंड द किड इज़ स्लीपिंग विद दैट बॉटल. दूध में होती है शुगर, लैक्टोज,
वो डेफिनेटली केरीज क्रिएट करेगा, डेंटल केरीज। तो आपको ये ध्यान रखना है कि किड डज़ नॉट स्लीप विद अ बॉटल। बहुत बच्चों में माउथ ब्रीदिंग की हैबिट होती है, मुंह खुला खुला सोते हैं बच्चे। बहुत सारे लोग होते हैं जिनको सर्दी बहुत लंबे टाइम तक रहती है, ब्लॉकेज होते हैं, साइनोसाइटिस होता है, ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं जिनमें मुंह खुला होता है, राइट। वो मुंह खुला होने के कारण मुंह में ड्राइनेस होती है, सलाइवा जो आपका थूक है उसका वॉशिंग एक्शन कम होता है और सड़न लगती है दांतों में। तो ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं, दिस पार्ट गोज निगलेक्टेड। अभी हम पहले नाक की प्रॉब्लम को ठीक कर लें, माउथ ब्रीदिंग तो ठीक है, मुंह से सांस ले तो रहा है, वो चीज़ निगलेक्ट होती है उसमें। मुंह में बच्चा बॉटल लगाकर सोया है, बच्चा दूध पीकर तुरंत सो गया है, भले ही आपने दूध में शुगर नहीं डाली है, पर दूध की नेचुरल शुगर तो है, और वो आपने 6 घंटे में वैसे के वैसे उसको छोड़ दिया। 7 घंटा सो रहा है, 8 घंटा सो रहा है बच्चा, और वो शुगर टिक जाती है। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इट विल क्रिएट डेंटल डिके। दैट इज़ द पॉइंट टू बी नोटेड। तो इसलिए बोलते हैं रात में ब्रश करके सोया करो। देन आप सर्टन केसेस में यू कैन यूज़ माउथ वॉशेस। माउथ वॉशेस भी ऐसे यूज़ नहीं करना है कि डायरेक्ट लिस्ट्रीन की बॉटल ली और मुंह में डाला, कुल्ला करा, थूक दिया। कभी कभी किसी किसी को इतनी माउथ वॉश की आदत हो जाती है कि वो ब्रशिंग स्किप करने लग जाते हैं, राइट, है ना। तो माउथ वॉश इज़ ऑलवेज एन एडजंक्ट टू ब्रशिंग, इट्स नेवर द ट्रीटमेंट, राइट। कभी बोलते हैं ना पेशेंट्स के मुंह से स्मेल आ रही है, माउथ वॉश करने से बेटर फील होता है। इट्स ऑलवेज ढकने वाला काम, इट्स नेवर द होल्ड एंड सोल ट्रीटमेंट। मैं पहले डेंटल क्लीनिंग करूँगी, मैं उसके बाद आपको माउथ वॉश प्रिस्क्राइब करूँगी। फर्स्ट आई रिमूव द बैक्टीरियल लोड एंड देन टू प्रिवेंट फर्दर बैक्टीरियल लोडिंग, और जो छोटे मोटे बैक्टीरियाज रह गए उनके लिए आई वुड से कि माउथ वॉश कर लो। बट ना, माउथ वॉश इज़ नेवर द होल एंड सोल ट्रीटमेंट और रिप्लेसमेंट फॉर एनीथिंग। माउथ वॉश भी डाइल्यूटेड फॉर्म में करना चाहिए हमेशा, 50-50 का रेशियो होना चाहिए। हाफ वाटर हाफ द माउथ वॉश, मिक्स इट, 1-2 मिनट तक अपने मुंह में घुमाकर उसको थूकना है। उसके बाद आधे घंटे यू डोंट हैव टू ईट एनीथिंग। पानी आप पी सकते हो, नो शुगरी बेवरेजेस, नथिंग, क्योंकि वो धीरे धीरे रिलीज़ होता है आपके दांतों और मसूड़े के बीच वाली जगह में, and it creates that antibacterial environment over there. This is the concept of mouthwash. तो उसको ऐसा एज अ एक्सेसरी ट्रीट नहीं करना है कि चाहे जब माउथ वॉश कर लिया बिना डाइल्यूट करे बस डायरेक्ट बॉटल से कर लिया, वो चीज़ नहीं करनी है। बिकॉज इवेंचुअली वो स्टेन करता है दांतों को, और वो स्टेनिंग होने के बाद आपको लगता है माउथ वॉश भी तो कर रहा हूँ लेकिन फिर भी क्यों आ रही है, तो वो माउथ वॉश की स्टेनिंग है विच इज़ कमिंग। क्लोरहेक्सिडीन इसमें बेसिक एक कंटेंट होता है, तो वो क्लोरहेक्सिडीन स्टेनिंग होती है जो आ जाती है अनवांटेडली, ऐसा होता है। देन नेक्स्ट थिंग आई वुड से कि द थिंग आई सेड, ब्रशिंग टेक्निक प्रॉपर होनी चाहिए। ब्रश फॉर अ मिनट और 2, सॉफ्ट ब्रश लो, कोई भी सॉफ्ट ब्रश यूज़ करो फॉर अ मंथ, 1 से 1.5 महीने में आपका ब्रश चेंज हो जाना चाहिए। दैट इज़ इट। ब्रिसल्स हार्ड नहीं होने चाहिए। टूथपेस्ट यूज़ करना है विथ जस्ट अ पी साइज्ड अमाउंट इज़ इनफ फॉर एवरीबडी, दैट्स इट। तो इसी माउथ वॉश से रिलेटेड मेरा एक क्वेश्चन था कि कुछ लोग माउथ वॉश इतना कंटिन्यूसली यूज़ करते हैं कि उनको दूसरी प्रॉब्लम्स हो जाती है, जैसे मुंह में छाले हो जाना, तो वो कुछ खा नहीं पाते। तो फिर ये साइड इफ़ेक्ट्स हैं माउथ वॉश के? मुंह में छाले तब होंगे जब आप डायरेक्टली माउथ वॉश को बिना डाइल्यूट करके यूज़ कर रहे हो, विच इज़ वेरी हार्मफुल फॉर द ओरल म्यूकोसा, ओरल जो लाइनिंग होती है उसके लिए। आप बहुत ही कॉन्सेंट्रेटेड प्रोडक्ट को डायरेक्टली यूज़ कर रहे हो। सो ऑलवेज गो टू अ डेंटिस्ट, आस्क योर डेंटिस्ट कि मैं इतने लंबे टाइम से ऐसे ही माउथ वॉश कर रहा हूँ और मुझे छाले हुए हैं, तो दे विल डेफिनेटली से कि आपने डाइल्यूट नहीं किया है माउथ वॉश को। देर आर सर्टन ब्रांड्स हु आर प्रमोटिंग द माउथ वॉशेज़ कि बिना डाइल्यूशन के यूज़ करना है, ठीक है, मे बी देयर कॉन्टेंट इज़ डिफरेंट। बिना डाइल्यूशन के यूज़ करने वाला माइल्डर कॉन्टेंट होगा, उसमें कॉन्सेंट्रेशन माइल्ड होगा, बट अगर आप बिना डाइल्यूट यूज़ कर रहे हो तो वो उसका जो कंटेंट है वो आपके ओरल अंदर मुंह की स्किन को डेफिनेटली ख़राब करने वाला है। तो एकदम कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में कभी यूज़ नहीं करना है, दैट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट। देन नेक्स्ट, मुंह के छाले इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन यू हैव अराइज्ड ओवर हेयर। ओरल अल्सर्स विच इज़ द मोस्ट कॉमन थिंग जो हो जाती है एवरी नाउ एंड देन। ओरल अल्सर्स टेक टाइम टू हील, एवरीबडी नोज, एंड इट्स वेरी पेनफुल ऑल्सो। अब अगर आपने अपने मुंह का प्रॉपरली सारी चीज़ें, विटामिन्स, मिनरल्स, सब कुछ प्रॉपर बैलेंस करके रखा है, ओरल अल्सर्स वोंट हैपन टू यू।
आपका वाटर इनटेक कम है, आपका विटामिन इनटेक कम है, कोई विटामिन राइबोफ्लेविन प्रॉपर नहीं है, विटामिन B3 प्रॉपर नहीं है, दिस इज़ गोइंग टू ऑकर, राइट। एंड ट्रीटमेंट फॉर ओरल अल्सर्स, हम आपको जेल्स दे सकते हैं, वी कैन गिव यू स्टेरॉयड बेस्ड क्रीम्स विच विल क्योर द अल्सर प्रॉपरली in a shorter duration of time. Then we can give you n number of treatments, we can give you n number of supplements, but अगर आपका खाना और पानी प्रॉपर है with all the good healthy habits of diet, oral ulceration आपको नहीं होगा, ठीक है। दिस इज़ द रीज़न। एंड द सेकेंड थिंग, ओरल अल्सर्स कब होते हैं? जब आपका ओरल ऑलरेडी एक डेंटिस्ट से ट्रीटमेंट चल रहा है, आपको एंटीबायोटिक्स प्रेस्क्राइब की गई हैं, आपको पेन किलर्स प्रेस्क्राइब की गई हैं, एंड यू आर नॉट टेकिंग एनी ऑफ द बैक्टीरिया विथ इट। जैसे लैक्टोबैसिलस होता है जो कि हमारे खाने को प्रॉपरली डाइजेस्ट करने में, उससे सारे न्यूट्रिएंट्स अब्जॉर्ब कराने में हेल्प करता है। नाउ दीज एंटीबायोटिक्स, what they'll do is they'll kill all the microbial organisms in the gut, right, in the stomach, in the intestine। अब आपको ये उसको ये नहीं पता है इसको मारना है या इसको नहीं मारना है। कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो खाने को डाइजेस्ट कराने में हेल्प करते हैं, जैसे कि लैक्टोबैसिलस विच इज़ फाउंड इन योर कर्ड। तभी बोलते हैं दही खाना बहुत अच्छा होता है, तो वो खाने को डाइजेस्ट कराने में, बोलते हैं ना खाने के बाद छाछ पी लो, दैट इज़ द होल एंड सोल कॉन्सेप्ट बिहाइंड इट, कि क्योंकि वो बैक्टीरिया आपके खाने को डाइजेस्ट कराने में, खाने से न्यूट्रिशन को अब्जॉर्ब कराने में हेल्प करता है। नाउ व्हेन यू टेक एंटीबायोटिक्स, यू डोंट नो अबाउट द थिंग कि ये पूरा मार रहा है। आपके डॉक्टर ने आपको एक और दवाई लिखी है उसके साथ में, स्पोरोलैक, वाइजीलैक, डायरोलैक, देयर आर एन नंबर ऑफ जो हम ऊपर से दवाई देते हैं, दिस आर बेसिकली लैक्टोबैसिलस स्पोर्स विच वी आर गिविंग, सो दैट आपका ओरल अल्सरेशन क्रिएट नहीं, आपका खाना प्रॉपरली अब्जॉर्ब हो और अल्सर्स ना आए आपके माउथ में। बट मोस्टली पेशेंट्स को दिखता है ये दो दवाइयाँ मेन है, इतनी सारी दवाइयाँ कौन खाए, रहने देते हैं। तो वो सारी दवाइयाँ किसी ना किसी के एडजंक्ट होती हैं, वो हमने लिखा है तो कुछ पर्पस से लिखा है। देन देयर इज़ वन थिंग कि पेन किलर ले लिया, पेन किलर के साथ एंटासिड नहीं लिया। पेन किलर के साथ आपको एंटासिड लेना ज़रूरी होता है क्योंकि हर इंसान डिफरेंट होता है, हर एक की एसिड प्रोड्यूसिंग कैपेसिटी डिफरेंट होती है, पेन किलर को बेयर करने की कैपेसिटी डिफरेंट होती है। तो ऑन दिस पार्ट आई वुड स्ट्रेस कि बहुत सारे लोग होते हैं, आपने एंटीबायोटिक, कुछ लोग घर के डॉक्टर होते हैं ना, इंटरनेट पे देख के बन गए, या मेडिकल वाले आजकल डॉक्टर होते हैं, मेडिकल वाले के पास आप जाइए, भैया दांत दुख रहा है, हाँ ये लो केटोरोल DT, भैया सर्दी हो रही है, ये 2 दवाइयाँ खा लेना ठीक हो जाओगे। देयर इज़ वन केस विच हैज़ कम टू मी, मेरा क्लिनिक उस दिन बंद था, आई वॉज आउट समवेयर आउट ऑफ इंदौर, एंड दैट पेशेंट केम इन द क्लिनिक, आई वॉज नॉट अवेलेबल, एंड देन दे वेंट टू द मेडिकल स्टोर एंड दे आस्क्ड द मेडिकल स्टोर पर्सनल कि भैया हमको दवाइयाँ दे दो। तो भैया ने बोला कि हाँ ये लो दवाइयाँ, जो मैडम लिखती है वही दवाइयाँ हैं। ऑलराइट, पेशेंट मेरे पास, मैं नेक्स्ट डे वापस आई, पेशेंट मेरे पास आया, मैडम वो भैया ने हमको दवाइयाँ दे दी थी, जो आपने बोली थी वही दवाइयाँ हैं जो आप देते हो। कोइंसिडेंटली आई जस्ट चेक्ड द ड्रग्स व्हाट ही हैज़ गिवन एंड द पेशेंट कैरीड इट। कोइंसिडेंटली, नहीं तो पेशेंट दवाई लाते नहीं है जनरली क्लिनिक। कोइंसिडेंटली आई जस्ट चेक्ड इट, इट्स बीन 5 years फॉर दिस थिंग व्हाट आई एम टेलिंग यू। मैंने देखा, सो देयर वॉज वन स्टेरॉइड प्रेस्क्राइब्ड, पेन किलर, एनाल्जेसिक्स, एंटीबायोटिक्स में पेन किलर और एंटीबायोटिक थे, और साथ में स्टेरॉइड दे दिया आपने। आई डोंट प्रेस्क्राइब स्टेरॉइड्स टू माई पेशेंट्स unless and until it's a major surgery, it's a major swelling, or it's a major event wherein the patient will come with a swelling and he has to attend the event, तब तक मैं स्टेरॉइड्स प्रेस्क्राइब नहीं करती हूँ मेरे पेशेंट्स को। एंड एक सिंपल से टूथेक में आपने मेरे पेशेंट को स्टेरॉइड दे दिया, अब उस स्टेरॉइड से उस पेशेंट में जो कॉम्प्लिकेशंस आएंगे वो आएंगे, ठीक है, शॉर्ट टर्म स्टेरॉइड से कुछ नहीं होगा, बट वाई डिड यू डू दैट? तो ये आपको समझना है कि आपको एक प्रॉपर डॉक्टर को दिखाकर डॉक्टर के प्रेस्क्रिप्शन वाली मेडिसिन ही लेनी है। समटाइम्स मेडिकल वालों के पास वो मेडिसिन होती नहीं हैं जो हमने लिखी हैं। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम द पेशेंट शुड कॉन्टैक्ट द डॉक्टर, कॉल द डॉक्टर एंड आस्क फॉर सम अदर ड्रग विच इज़ द रिप्लेसमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर ड्रग, और यू जस्ट कॉल द डॉक्टर एंड से कि मुझे मेडिकल वाला ये दवाई दे रहा है, शैल आई टेक दिस वन, इज़ दैट द रिप्लेसमेंट ऑफ वॉट यू रोट, राइट? तो ये चीज़ एक बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट है इंडिया में, मेडिकल वाले से दवाई लेकर आ जाते हैं। नॉट इन द अपर इनकम ग्रुप आई वुड से, बट इन द लोअर इनकम ग्रुप दिस इज़ वेरी वेरी प्रेवलेंट।
तो दिस थिंग शुड स्टॉप, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता है. दे विल गिव यू एन एंटीबायोटिक, दे विल गिव यू एन एनाल्जेसिक, उसके साथ में वो आपको एक एंटासिड दे देंगे. दे विल जस्ट फॉरगेट टू गिव यू एक स्पोर वाली दवाई देनी थी, लैक्टोबैसिलस वाली दवाई देनी थी, वो उन्होंने दी ही नहीं. पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम लूज मोशंस एंड एवरीथिंग एंड द ब्लेम इज ऑन द डॉक्टर कि आपकी दवाई से ऐसा हुआ है. सो जस्ट डिस्कस द होल प्रेस्क्रिप्शन. अगर किसी ड्रग से प्रॉब्लम है, जस्ट टेल योर डॉक्टर कि मुझे इस ड्रग से ये पर्टिकुलर साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं. वी हैव एन नंबर ऑफ अदर ऑप्शंस फ्रॉम वेयर वी, एन नंबर ऑफ अदर ड्रग्स विच वी कैन गिव इट टू यू एंड एन नंबर ऑफ अदर ट्रीटमेंट्स दैट कैन बी डन. तो जस्ट डिस्कस इट विद द डॉक्टर. मेडिकल स्टोर वाला इज़ फॉर डिस्पैचिंग द मेडिसिन्स, इज़ नॉट द डॉक्टर. तो वो चीज़ अवॉइड करनी कि दांत में दर्द हो रहा है, मेडिकल वाले से दवाई लेकर आ गए. दिस इज़ अ वेरी कॉमन थिंग दीज डेज. मेरे सामने मैं जाती होती हूँ, पेशेंट पूछ रहे होते भैया दांत दर्द है, दवाई दे देना, एंड द मेडिकल पर्सन इज सेलिंग. वो छोटी सी चीज़ बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट कर देती है. उस टाइम पर दर्द दब जाता है और बाद में वो दर्द बड़ी चीज़ बन के सामने आता है. और फिर आप आते हो एकदम से, मैम आप तो सुबह 9 बजे देख ही लीजिए, हमको बहुत दर्द हो रहा है, या रात में 12 बजे फ़ोन आएगा, मैडम बहुत दर्द हो रहा है, आप अभी खोल सकते हैं क्लिनिक, अभी देख लीजिए. ये सारी चीज़ें पहले समझने की होती हैं कि इफ़ देर इज़ समथिंग विच इज़ क्रिएटिंग अ डिस्कम्फर्ट, आपको पहले जाकर उस पेशेंट और उस डॉक्टर को दिखाना है. दैट्स इट. मैम हम अभी शो के एंड तक आ चुके हैं. थैंक यू सो मच. टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने बहुत सारे डॉक्टर से बात करी है इन पर्सन, बट आज तक मुझे इतना अच्छे से किसी ने भी नहीं समझाया. तो आपकी स्पीकिंग स्किल्स कमाल की है, आपकी टीचिंग कमाल की है. थैंक यू सो मच, आपने टाइम निकाला हमारे शो के लिए. इट्स माई प्लेजर गुंजन. एंड द लास्ट थिंग आई वुड लाइक टू से विच आई वॉन्टेड टू से इन द वेरी बिगनिंग, मैं भूल गई, लेकिन इफ़ आई हैव हर्ट एनी बडीज़ फीलिंग्स, इट वॉज नेवर अ पर्सनल टारगेट फॉर एनी बडी. सो ऐसा मत सोचना कि मैंने किसी की पर्सनल फीलिंग्स को हर्ट किया है या किसी का पर्सनल एग्जाम्पल कोट किया है. And I'm sorry if I have said something which is very offending for any particular person or any particular age group, I would say, or any particular habit wala person, like I said, for smokers, for gutka chewers, for everybody. That is the whole and my whole and sole purpose was to explain dental needs and what damage it can cause you. बस बाकी किसी से भी मुझे ऐसा किसी को लगा हो तो आई एम रियली वेरी सॉरी. And this was my personal opinion, and I like to keep the things the way they are. Maybe I am very blunt in speaking, but this is what I am, and this is what I like to be. So thank you so much, and for listening to me very patiently. For the audience also, I would like to say thanks once again. So for the viewers, अगर आपको ये कॉन्वर्जेसन जेन्युइनली अच्छी लगी, अगर आपने इससे काफ़ी कुछ सीखा, तो फिर आप प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें डिस्कवर विद गुंजन को. ऑल्सो मैं डॉक्टर पारुल भट्टाचार्य की इन्फॉर्मेशन बायो में मेंशन करूंगी. अगर आपको इनसे 1-on-1 कंसल्ट करना है तो आप इनको डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हो.